बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। खूबसूरत और ठंडी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आप सब जानते हैं कल से काफ़ी जो है वो एक शदीद कह लें या बारिशों का सिलसिला जारी है और ठंड की शिद्दत में भी इजाफ़ा हो चुका है। अगर बर्फ़बारी की बात की जाए तो उसमें भी आपको पता है कि लोगों ने ऐसे एरियाज़ का रुख कर लिया जिन्हें स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अपना ख़याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज नाज़रीन जिस पे हम बात करने जाने, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त। मैं अगर बात करूँ ख़वातीन की, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात की जाए मर्द हज़रात की, उनके लिए बहुत अहम है। पॉइंट आपकी फ़िटनेस, आपकी हेल्थ, आपकी सेहत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा नाज़रीन, एक अक्सर मैं बात करती हूँ अपने प्रोग्राम्स के अंदर, हम 9 टू 5 जॉब करते हैं। क्यों करते हैं? हम इतना क्यों कमाते हैं? इतने बड़े बड़े एम्पायर, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हम क्यों बनते हैं? अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, अपना लाइफस्टाइल जो है उसको बेहतरीन करने के लिए। बट यहाँ पे मुझे हमेशा, बल्कि ख़ुद से भी मुझे ये एक सवाल रहता है, मैं ख़ुद से भी ये बात पूछती हूँ, मैं भी हम इतनी स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं जब अपनी सेहत का हम ख्याल नहीं रख सकते, जब अपनी फ़िटनेस पे हम तवज्जो नहीं दे सकते। और जब मीडिया की बात आती है, शोबिज़ इंडस्ट्री की बात आती है, जो अक्सर मैं लिंक करती हूँ कि यहाँ तो कहा जाता है कि जो एंकर्स हैं, मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, जितने भी शोबिज़ से वाबस्ता लोग हैं, उन्हें तो ख़ुद को बड़ा फ़िट रखना पड़ता है और बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। बट मेरे मामले में, मैं अपनी बात करूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर सोच में पड़ जाती, अच्छा आज थोड़ी बहुत वॉक कर लेते हैं, 1-2 दिन की और बस फिर ख़त्म। लेकिन ये हमारा जो एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, हमने एक ऑप्शन क्रिएट कर लिया है कि सिर्फ स्लिम फिट रहने के लिए, मोटापा कम करने के लिए या बॉडी शॉडी बनाने के लिए हमें योगा या जिम जाना चाहिए या ये एक्सरसाइज वगैरह ये चीज़ें करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है नाज़रीन। जब आप योगा करते हैं, जब आप फिट रहने के लिए वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसका मतलब कि आप अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बरकरार रखे हुए हैं, अपनी सेहत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें मोटा पतला होने का कोई जो है वो, काफ़ी हद तक ये चीज़ें हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि ये स्लिम हैं, तो इनके पीछे बात ये है कि जनाब हर वक्त जिम में रहते होंगे या एक्सरसाइज करते होंगे या डाइट करते होंगे। नहीं, फ्रेश दिखना, एक्टिव दिखना, अपने काम को बेहतरीन तरीके से सरअंजाम देना, वो तभी मुमकिन होता है जब आप में सुस्ती नहीं होती, आप एक्टिव होते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, और वो इसी वॉक, एक्सरसाइज, योगा से। अच्छा, आपने एक और चीज़ देखी है नाज़रीन, ये अगर नहीं देखी तो आज या अभी से शुरू कर दे अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखना कि जो योगा करते होंगे रूटीन से, जो वॉक करते होंगे, जो एक्सरसाइज करते होंगे, वो कितने पॉजिटिव रहते होंगे, कितना एक्टिव महसूस करते होंगे, उनका जो फेस है वो कितना ग्लो करता होगा, यानी उनकी पूरी जो पर्सनालिटी है, जो शख्सियत है उनकी, वो बोलती होगी, खुद आपसे बातें करती होगी। क्यों? क्योंकि एक निखार पैदा हो जाता है, एक फ्रेशनेस जो है वो आ जाती है। बनस्बत ये कि हम मेकअप का इस्तेमाल करें, ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और ख़ुद को फ्रेश दिखाने की हम कोशिश करें, उससे अच्छा यही है कि हम योगा की तरफ आएँ, हम एक्सरसाइज की तरफ आएँ, हम मॉर्निंग वॉक की तरफ। अच्छा, मॉर्निंग वॉक नहीं, अब दिन में नहीं कर सकते, आप इवनिंग वॉक कर लें, लेकिन कम अज़ कम दिन में जब भी आपको टाइम मिले। इसका कोई वो टाइम मुख्तस नहीं है कि बस आपने दिन में ही मॉर्निंग वॉक ही करनी है या फिर इवनिंग वॉक करनी है। अक्सर हमारे ट्रेनर हमें गाइड करते हैं। आज जो हमारे पास हमारे गेस्ट हैं उनसे भी हम जानेंगे, जो ट्रेनर, जो टीचर्स हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं, कि क्या वाकई वॉक का कोई टाइम नहीं है कि जब आपको टाइम मिले आप वॉक करना शुरू कर दें, या फिर अक्सर कहा जाता है कि अगर आपके घर के अंदर सीढ़ियाँ मौजूद हैं तो उस पर भी आप थोड़ी देर अगर अप डाउन होते हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना हम ख़वातीन की, इसमें मैं ख़ुद को भी शामिल कर रही हूँ, अपने आप को मैं बिल्कुल नहीं निकाल रही, बेचारी ख़वातीन कहती हैं कि हम तो घर का पूरा दिन काम करती रहती हैं, किचन का काम करती रहती हैं, घर की साफ़ सफाई में मगन रहती हैं। ओ मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, घर का काम समथिंग एल्स, वो आप उसको बिल्कुल अपनी एक्सरसाइज में आप ऐड नहीं कर सकती हैं। मैं मेरी मम्मा की बात करूं, जब बाबा उनको डांटते भी हैं थोड़ी वॉक कर लिया करो, उनका ये बहाना होता है,
آپ کو نہیں پتا میں پورا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہوں، یہ کیا میرے لیے کم ہے؟ جبکہ ہمارے ٹرینرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گھر کے کام کے جواز یا بہانے ہیں یہ صحت کے لیے یا یہ کسی ایکسرسائز میں نہیں آتے ہیں. تو ہماری بیشتر بہنوں کا، میں اگر اپنی بات کروں تو میں بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بس میں گھر کے کام ہم کر لیتی ہوں نا تھوڑا، بس وہ ٹھیک ہے جسم ہل جاتا ہے، تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری ایکسرسائز سے. تو آج اسپیشلی اس پہ ہم بات کریں گے، یہ جو ہم جواز ڈھونڈ لیتی ہے نا اسپیشلی خواتین کے اندر یہ جو ایک پوائنٹ پایا جاتا ہے اس کو ضرور ہم ڈسکس کریں گے کہ تھوڑا سا گھر میں ٹائم نکال کے یوگا کر لیں. گھر میں آپ ایکسرسائز کے چھوٹے چھوٹے ٹپس جو ہیں آج ہم لیں گے وہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی صحت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ تندرست ہوں گے تو یہ معاشرہ تندرست ہوگا، یہ ملک تندرست ہوگا، آپ کی فیملی کو آپ جو ہے وہ اچھے سے وقت دے سکیں گے. آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ میری باتیں تو آپ سنیں گے، ساتھ ساتھ یہ چھٹکارے دار باتیں میں آپ لوگوں سے کرتی رہوں گی. ہمارے جو مہمان ہوں گے ان سے بھی ہم مزے مزے کی باتیں کریں گے. ایون آج ہم ان سے پریکٹیکل دیکھیں گے، یوگا کے کچھ جو ہے وہ سٹیپس ہمیں یہاں پہ کر کے پریکٹیکل دکھائیں گے بھی، وہ آپ لوگوں کے لیے بہت جو ہے وہ فائدے مند ثابت ہوں گے. سو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہی ہوں وہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے کرنا ہے. اور وہ کیا کرنا ہے؟ موبائل فون سب کے پاس موجود ہیں، اس میں پیکج بھی موجود ہوگا، بیلنس بھی موجود ہوگا. سو جناب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ نمبر اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں کال کیجیے، جوائن کرنا ہے. آپ یوگا کے حوالے سے، فٹنس کے حوالے سے، ڈائٹ پلان کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہوں، پوچھنا چاہتے ہوں، لائیو کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر دیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں اوورسیز کی، دیکھیں ان کی صحت بھی ہمارے لیے ضروری ہے، مرد حضرات ہو یا خواتین ہو. آپ بھی فٹنس کے حوالے سے ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو لائیو کال کے تھرو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر دیے جا رہے ہیں. اپنے مہمان کی جانب بڑھتی ہوں ناظرین، جنہوں نے آج ہمیں پریکٹیکل دکھانا ہے، اور ہماری خواتین جو بہنیں ہیں اسپیشلی اپنی فٹنس کے معاملے میں جو بڑی کانشیس ہے، تیار ہو جائیں آج اس پروگرام کو سننے میں. اچھا، اس کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہوگا یعنی ہمارا 11 to 12 بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. سو چینل آپ نے چینج نہیں کرنا. مہمان ہمارے ساتھ آج جو موجود ہیں ناظرین یوگا ٹیچر ہیں، بڑا مزہ آنے والے ان سے ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہیں. یوگی باقر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم یوگی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ جوائن کرنے کا. تھینک یو سو مچ. یوگی صاحب، جیسے میں نے ابھی کہا کہ خواتین بڑے جواز ڈھونڈتی ہیں، گھر کا کام کرتی رہتی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ایکسرسائز کی، یہ ذرا سٹارٹ میں اس پوائنٹ کو کلیئر کریں کہ یہ چیز ایکسرسائز میں آتی ہے یا نہیں. اس کے بعد میں نوجوانوں پہ آؤں گی جو سارا دن سوتے رہتے ہیں. کسی حد تک تو آتی ہے لیکن زیادہ تر نہیں آتی، کیونکہ اس کو ہم فٹیگ کے کاموں میں جو ہے نا استعمال کرتے ہیں کہ یہ فٹیگ ہوتی ہے. ایکسرسائز ایگزیکٹلی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے جو ہے نا جمے ہوئے یا مسلس کو کھولتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو جوائنٹس ہیں، میں آسان الفاظ اس لیے استعمال کروں گا تاکہ عام لوگوں تک یہ بات جو ہے نا وہ پہنچ سکے. آپ کی جوڑ جو ہے نا وہ ان میں درد پیدا ہو جاتی ہے، ان کی موبلٹی کم ہو جاتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم، یا ایٹنگ ہیبٹ جو ہیں وہ ہماری جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں. ٹھیک ہے یوگی صاحب، اس پہ ان ڈیٹیل ہم جانیں گے، کیونکہ یہ سب سے پہلے لیڈیز فرسٹ والا میں نے کام کیا ہے کہ خواتین پہ ہم نے بات شروع کی ہے، تو خواتین کے معاملے میں کمپلیٹ ایک سبجیکٹ ان کو پتہ ہونا چاہیے. بریک کے بعد یہی سے ہم جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے، چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کا پروگرام انتہائی اہم ہمیشہ کی طرح، اور فٹنس کی جب بات آتی ہے، یوگا کی جب بات آتی ہے، ایکسرسائز کی جب بات آتی ہے، تو اس میں چاہے ہمارے مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں الرٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کی فٹنس پہ بات کی جا رہی ہے. جب فٹنس پہ بات آتی ہے تو نو کمپرومائز. اس کے لیے تو وہ کھانا پینا بھی چھوڑ سکتے ہیں یا چھوڑ سکتی ہیں. اور اسپیشلی اگر میں خواتین کی بات کروں، انتہائی ڈائٹ پہ آ جاتی. کیوں؟ کیونکہ انہیں خوبصورت سے ڈریسز پہننے ہیں، انہیں خوبصورت دکھنا ہے، اور اس کے لیے انہیں اپنا ویٹ جو ہے وہ کم کرنا ہے، چاہے وہ ایکسرسائز کے تھرو کرے یا پھر وہ جو ڈائٹ کرتی ہیں اس کے تھرو کرے. بٹ اس میں ضروری ہے آپ کی ہیلتھ متاثر نہ ہو، چاہے وہ ایکسرسائز کر رہی ہیں آپ یا پھر ڈائٹ کر رہی ہیں. اس پہ ہی آج ہم بات کریں گے. آپ یوگا انسٹرکٹر ہیں، فٹنس ٹرینر ہیں، عائشہ خواجہ صاحب. السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ وقت دینے کا.
آپ کا بہت شکریہ بلانے کا. تھینک یو سو مچ. آپ جیسی خوبصورت خواتین کا ہمیں انتظار ہوتا ہے جو آئیں اور ہماری جو بہنیں دیکھ رہی ہیں انہیں گائیڈ کریں. سو آج ہم آپ سے بہت کچھ جانیں گے انشاءاللہ. ناظرین جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ موبائل فون سب کے پاس ہے, لائیو کال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی فٹنس پہ بات ہو رہی ہے تو اس معاملے میں نو کمپرومائز. لائیو کال کیجیے, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, انسٹرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ بھی جاننا چاہتے ہوں پوچھنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. جی یوگی صاحب میں چاہتی ہوں آپ جلدی سے اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, پھر ہم عائشہ صاحبہ سے جانیں گے. خواتین کی میں نے بات کی تھی کہ گھر کے کاموں میں بزی رہتی ہیں اور یہی جواز بناتی ہیں کہ ہماری ایکسرسائز تو ہو گئی ہے بھائی. جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ایکسرسائز, پراپر ایکسرسائز اور گھر کے کاموں میں فرق ہے اور کافی حد تک فرق ہے. اس میں اس کو فٹیک میں یوز کرتے ہیں کہ اس میں آپ کی کیلریز تو برن ہوتی ہے, اور لوگ جو بھی آپ حرکت کرتے ہیں گھر کے کام کاج کرتے ہیں تو اس میں آپ کی کیلریز ڈیفیسٹ ضرور ہو جاتا ہے. لیکن پراپر جو ہے ایکسرسائز آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو چاہیے ہوتی ہے, جو آپ کے گھٹنوں کو چاہیے ہوتی ہے, جو بیک پین کے لیے ضروری ہوتی ہے, یا جو آج کل سب سے زیادہ ہمارے اندر بیماری ہے وہ موبائل ہے. نہیں اس کے اندر ہم ہر وقت جو آپ دیکھیں گردن آگے کر کے ایسے بیٹھے رہتے ہیں, اور جتنے زیادہ ہمارے واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں اتنے ہی ہماری گردن آگے ہوتی جا رہی ہے, تو پورا ہمارا پوسچر جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. ہو نہ ہو نقصان بہت زیادہ جی نقصان بہت زیادہ ہے, فائدے بھی بہت ہو رہے ہیں. اس ٹیکنالوجی کو ہم نے اپنانا ہے, اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. لیکن اس کے ساتھ جو اس کے پرو اینڈ کونس ہیں ان پہ ہم نے بڑا ضروری جو ہے نا اپنا فوکس رکھنا ہے. جتنی بھی آئی ٹی انڈسٹری ہے میری ان سب سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے, میں آپ کے پوائنٹ کی طرف بھی آتا ہوں کہ آپ جب بھی کمپیوٹر پہ بیٹھیں, سارا دن بیٹھتے ہیں تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی چیئر سے اٹھیں, اپنے پوسچر کو سیدھا کریں, 1-2 پوسچر میں بتاؤں گا وہ کریں, پھر دوبارہ سے آپ کنٹینیو کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں اور آپ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے پوسچر ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے نا آپ نے اس کی کوئی فکر ہی نہیں کی ہے. اسی سے آپ کا جو ہے نا جو فوکس ہے نا دماغ کا اور جو سٹریس لیول ہے باڈی کا وہ انکریز ہو جاتا ہے. آپ کو لامحالہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا پھر وہی نا وہ آپ تھک جاتے ہیں, عجیب سی کیفیت, آپ اپنے وہ ٹارگٹ پہ فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے. آئی تھنک آپ کی ساری جو کنسنٹریشن ہے نا جو جس کو ہم میڈیٹیشن میں ڈسکس کریں گے اگر ہمارے پاس ابھی ٹائم ہوا, وہ ریڑھ کی ہڈی سے ہی ہوتا ہے. آپ کی جو شکتی ہے کندلینی یوگا وہ آپ کے جو ہے بیٹھنے والے پوسچر میں سٹنگ بونز کے اوپر ہوتی ہے, یا ریڑھ کی ہڈی کے تھرو وہ اوپر موو کرتی ہے برین کی طرف, تو تب جا کے آپ کو سکون آتا ہے. ڈپریشن ہے وہ یہ ان چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ. لیکن اگر آپ سارا دن ریڑھ کی ہڈی کو ہی بینڈ کر کے بیٹھے رہیں گے تو اس سے نہ صرف آپ کو جو ہے وہ فوکس جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہوگا بلکہ آپ کے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے نا وہ بھی پراپرلی کام نہیں کریں گے. افیکٹ پڑے گا. عائشہ آپ کی طرف آتے ہیں. یقیناً ایکسرسائز کی بات کی جائے, جیسے ہم موبائل کی بات کرتے ہیں, ناظرین کو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی کہ اگر ایک دن انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے ان کی جان پہ بن جاتی ہے کہ او مائی گاڈ پتہ نہیں کیا ہے, جیسے پوری دنیا تھم سی گئی ہو. اسی طرح ایکسرسائز ہے, اگر آپ اس کو اپنے روٹین میں اس کو شامل نہیں کرتے تو یعنی کہ آپ اپنی صحت کے اپنے آپ دشمن خود ہی بنے بیٹھے ہیں, جو کہ شاید اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم بہت لائٹ اس چیز کو لیتے ہیں. جی نہیں آپ نے بالکل صحیح کہا مہوش. اور دیکھیں یوگا میں جیسے ہم کہتے ہیں ٹو یونائٹ, اور اس میں آپ کیا یونائٹ کرتے ہیں, آپ اپنی باڈی مائنڈ اینڈ سول. تو دیکھیں ایکسرسائز جو ہے وہ تینوں آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ کی باڈی کی ہیلتھ کے لیے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, آپ کی ایموشنل ہیلتھ کے لیے. کیونکہ جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, آپ میڈیٹیشن میں نہیں آتے ہیں, آپ خوش نہیں رہ سکتے. آپ کا سٹریس لیول ڈاؤن کرتی ہے ایکسرسائز. اچھا میں پچھلے دنوں کافی ہیکٹرک روٹین چل رہی تھی تو کافی وہ اسٹریس سا فیل کرنا, تھکاوٹ اور عجیب ہی وہ چڑچڑا پن سا تھا. مجھے ایک کولیگ نے مشورہ دیا, میں تم 30 منٹ, زیادہ نہیں 30 منٹ کی واک شروع کر دو. یہ جو تمہاری تھکاوٹ یا یہ جو سٹریس ہے یہ ہیکٹک روٹین کی وجہ سے, یہ تم بھول جاؤ گے, تم اتنا انرجیٹک اتنا فریش فیل کرو گے. لٹرلی ایسا ہی ہوا, مجھے احساس ہوا کہ واقعی. اور آپ دیکھیں اگر اس وقت آپ اگر واک کر رہے ہیں, اگر آپ برسک واک کر رہے ہیں, دیٹ از ویری ہیلپ فل. برسک واک کوئی بھی آپ ایکسرسائز کریں, جیسے بھی آپ گھر کے کام کاج کی بات کریں تو اس میں میں چیز ایک ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ ایکسرسائز سے تھوڑا بہت آپ کا ہارٹ ریٹ ضرور اوپر آنا چاہیے. جب تک آپ کا ہارٹ ریٹ اوپر نہیں آتا ہے تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا. اچھا مجھے شاید زیادہ میں ایکسرسائز اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں دیتی, میرا گھر جو ہے نا وہ 3rd فلور پہ ہے, مجھے سیڑھیاں اوپر نیچے ہونا ہوتا ہے, شاید کافی ساری کافی دفعہ چڑھتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو آئی تھنک میرے لیے وہ ایکسرسائز کافی ہے
کہ ہارٹ بیٹ آپ کی اس پہ ویسی فاسٹ ہو جاتی ہے. ہاں لیکن دیکھیں ابھی جیسے آپ یوگا کر رہے ہیں تو اس کے بہت سارے پوزز ایسے ہیں جس میں آپ کی اور ہارمونس ہمارے جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آپ اس کو ہیپی ہارمونس تو ریلیز ہوتے ہی ہیں ایکسرسائز کرنے سے, لیکن اسپیشلی لیڈیز میں, لڑکیوں میں بہت پرابلمس ہوتی ہیں ہارمونس کے, ہمارے امبیلنسز ہوتے ہیں. آج کل تو یہ پرابلم بہت زیادہ ہے, جو بھی پیریڈس کے ہیں یا چہرے پہ ایون بال آ رہے ہوتے ہیں, آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے, سب کچھ یہ آپ کے کہاں سے ہو رہا ہوتا ہے, ریگولیٹ ہارمونس سے. جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے خود بہت ساری خواتین, لڑکیاں, بچیاں میرے ساتھ, ان کی یہ تمام پرابلمس بہت حد تک ٹھیک ہوئی ہیں. اچھا, امیزنگلی یعنی یوگا کے تھرو. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ عائشہ ہم آگے چل کے بات کریں گے, بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین بریک کے بعد مزید ہم ڈسکس کریں گے کہ یوگا سے, ایکسرسائز سے آپ کیسے فریش فٹ رہتے ہیں. لیکن نیکسٹ جو سیگمنٹ ہوگا اس میں آپ کو پریکٹیکل ہم دکھائیں گے کس طرح آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, کیسے یوگا کر سکتے ہیں. سو ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سرسروں میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک, بہت مزہ ڈسکشن کا, کیونکہ فٹنس کی جو بات ہوتی ہے اور ایکسرسائز کی بات کی جا رہی ہو یا یوگا کی بات کی جا رہی ہو, اور پھر اس میں جو انٹرسٹ ہے وہ خواتین کے ایکسرسائز سے پیدا ہو رہا ہو, تو واقعی بہت مزہ آتا ہے پروگرام کا. اچھا, اس سے پہلے کہ میں ڈسکشن لمبی کر لوں, میں نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہم یوگا جو فزیکل پریکٹیکل یہاں پہ ہمیں کر کے دکھائیں گے یوگی صاحب, ان کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم مزید ڈسکشن کریں گے. جی یوگی صاحب بتائیے. اچھا جی, میں سب سے پہلے وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے آپ نے اپنا پروگرام سٹارٹ کیا ہے. آج کل موسم بڑا ٹھنڈا ہے اور بڑی سردی ہے, اور اگلے آنے والے چند دن جو ہیں اس کے اندر بھی آپ کا ٹمپریچر کافی ڈراپ ہوگا. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ایکسرسائز بتاتا ہوں, پرانایام بتاتا ہوں, بریدنگ ٹیکنیک, جو آپ کو اندر سے جو ہے نا وہ وارم رکھے گا. وہ ہم ویسے یوزلی اس وقت پرفارم کرتے ہیں جب ہم ایکسرسائز یا یوگا جو ہے وہ سٹارٹ کرنے والے ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ کارڈیو کی طرح اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکاتے نہیں ہیں, اپنا ہارٹ بیٹ ریٹ اوپر نہیں کرتے. ہم یوگا میں جو ہے نا وہ پرانایام بریدنگ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے بھی پہلے وہ ذکر ہو رہا تھا نا, وہ کارڈیو میں ہم ہارٹ بیٹ کریں گے تو وہ کریں گے, ہم اس میں نہیں کریں گے, ہم اس میں بریدنگ کا استعمال کریں. بریدنگ کے ساتھ ہی پھر میں آپ کو سیکنڈ اس پہ لے کے جاؤں گا کہ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں سارا دن, تو اس کے اندر آپ کو کون سے کچھ پوزز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بریدنگ نہ صرف آپ کو وارم کرے گی بلکہ آپ کا جو تھرڈ جو ہمارا ڈسکشن کا پوائنٹ چل رہا تھا کہ انٹرنل جو فیمیل کے ہارمونز ہیں ان کو ہم کیسے بیلنس کرتے ہیں. تو یوگا میں سب سے پہلے سب سے زیادہ امپورٹنٹ, پہلے کا مطلب زیادہ امپورٹنٹ جو چیز پہلے آتی ہے وہ ہے بریدنگ ٹیکنیک. اس کو ہم پرانایام کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو اس میں بہت سی پرانایام ہے. میں آپ کو اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ پرانایام, ہم نے اپنے ناک سے سانس لینی ہے اور ناک سے سانس چھوڑنی ہے. اچھا, اس کے سٹیپ بائی سٹیپ میں کچھ سٹیجز آپ کو بتاؤں گا. منہ بند رکھیں گے, ناک سے سانس لیں گے, ناک سے سانس چھوڑیں گے. چلیں ایک بار یہ پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں. دیکھیں میں ناک سے سانس لے رہا ہوں, ناک سے سانس چھوڑ رہا ہوں. پہلا سٹیپ آپ کو یہ بتا دیا. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ناک سے سانس لینے میں جو آپ کا انہیل ہے اس کا بھی آپ نے ٹائم کو نارمل جو بریدنگ کا ٹائم ہے اس سے زیادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو 5, 6, 7 سیکنڈ 8 سیکنڈ جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ کر لیں گے. اب میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, ناک سے سانس لے رہا ہوں, دوسری چیز اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کی لینتھ کو انکریز کرنا ہے. اس درمیان ہم بریک بھی کرتے ہیں, بیچ میں گیپ بھی کرتے ہیں, لیکن میں ابھی وہ آپ کو نہیں بتا رہا, وہ تھوڑا سا انٹینس ہو جائے گا. تو ہم نے اپنی لینتھ آف بریتھ کو اس کی ٹائمنگ کو انکریز کیا, اور انہیل میں بھی اور ایکسہیل میں بھی. ابھی ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے کہ اس کے ساتھ ایک ساؤنڈ کریٹ کریں گے. ساؤنڈ کیسے ہوگی, جیسے کوبرا کی ہوتی نا شیشناک کی آواز, آپ نے وہ والی آواز نکالنی. یا پھر جیسے آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں تو جو سی کی آواز آتی ہے وہ ہوتی ہے, وہ ہم گلے سے نکالیں گے. اس کی ٹیکنیک ابھی کور کرنا اتنے کم وقت میں مشکل ہوگا, لیکن میں کر کے بتاتا ہوں. آپ لوگوں نے گلے سے یہ آواز نکالنی ہے.
ऑलराइट नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो हम घर में भी कर सकते हैं. लिटरली यही हमें सीखना है और जानना है, क्योंकि हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट. इसका नाम है उजाई ब्रीदिंग. आप इसको जाके जो है वो मेरे चैनल्स पे भी सर्च कर सकते हैं और गूगल भी कर सकते हैं. आपको मज़ीद इसकी जो साउंड निकालने वाली टेक्निक है उसमें थोड़ा टाइम टेक्निकल है, मैं इतनी जल्दी आपको नहीं बता सकता. ठीक है. दूसरा, मैंने आपने देखा होगा कि मैं मैट पे बैठा हूँ और शूज के साथ बैठा हूँ. तो योगा में कभी भी आप मैट पे ना शूज के साथ और सॉक्स के साथ नहीं बैठते. मैंने चूंकि आपको जो है वो IT के हवाले से ऑफिस में और कंप्यूटर वाले में बताया था, तो उसमें आप इतना इत्माम नहीं कर सकते कि आपने 1 मिनट की ब्रेक ली है और उसके अंदर आप जाएंगे, अपने शूज उतारेंगे, यूनिफॉर्म चेंज करेंगे. मैं जीन्स में भी हूँ, मैं कभी जिंदगी में किसी प्रोग्राम में जीन्स में नहीं गया. तो मेरे ज़हन में ये था कि मैंने नौजवानों का जो कंप्यूटर में आपकी सब बच्चों की ना अपनी रीढ़ की हड्डी देखिए, उसके 2 कनकेव कर्व होते हैं, 2 कन्वेक्स होते हैं, 2 अंदर होते हैं, 2 बाहर होते हैं. वो ही खराब होना शुरू हो गई. तो आजकल मैं पूरी तवज्जो जो है ना इस रीढ़ की हड्डी IT इंडस्ट्री और कंप्यूटर में बैठने वाले बच्चों पे. एग्जैक्टली, क्योंकि हम 7 नौजवानों की बात कर रहे हैं. तो आपने अपनी सीट को छोड़ रहे हैं, सीट पे मैंने जैकेट रखी है, आपने 1 सेकंड के अंदर में, इसीलिए मैंने माइक भी पीछे नहीं लगाया था. अच्छा, हमने ये किया, हम सीधा खड़े हुए. आपको मैं दोनों साइड से करके बताऊंगा, ठीक है? और राइट से भी और साइड से भी. ये देखिए, ये अपनी सीट के साथ ही वर्किंग स्पेस है जहाँ पे आपको ज्यादा जगह नहीं चाहिए. ठीक है. आपने सिंपल ये एक स्ट्रेच ऊपर करना है, इसमें अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर करना है, हील को ऊपर उठाना है, पंजे पे खड़ा होना है और ये थोड़ी देर के लिए. अच्छा, पाँव के पंजों पे आपने खड़ा होना है. सही. नंबर 1. नंबर 2, आपने हाथ सीधे रखने हैं. अपना ये जो रिम है, चेस्ट का रिम, जो इसको मैं पूरा रिम इसलिए बोलूंगा कि फ्रंट का हिस्सा और ये बैक के मसल्स जो हैं, ये रैम्बॉइड्स मसल्स हैं. ठीक है. और शोल्डर ब्लेड्स हैं इसके अंदर. सामने पेक्टोरियल मसल्स हैं और चेस्ट की रिब केज है. इस पूरी केज को मैं उठाऊंगा ऊपर, ये, और पूरा आसमान की तरफ पहुंचना. रीढ़ की हड्डी को लंबा करना है, एलोंगेट करना है एंड ट्राई टू रीच द स्काई. फिर नीचे की मैं साइड से बच्चियों को करना चाहिए, उनका कद भी लंबा होता है. अच्छा, जो बच्चे अपना कद लंबा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त है. अगर थक जाएं तो अपनी बैक को वॉल के साथ लगा के यू कैन होल्ड दिस पोजीशन. इट्स ग्रेट. अच्छा, उसके साथ ही हमने कुछ टाइम फॉरवर्ड बेंड को टच करना है. अच्छा, ये मेरे 3 होगी एंड बैक बेंड. ओह, अच्छा, इससे बहुत सुकून मिलता है, बहुत रिलैक्स होता है. और आप हाफ वे भी कर सकते हैं. इवन ड्राइविंग के बाद तो मैं कहती हूँ जो लोग थक जाते हैं, आप जब जाते हैं रेस्ट करते हैं या रेस्ट एरिया में जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है. तो आप 2 मिनट भी ये कर लें तो आप काफी बेहतर फील करते हैं. ये 3-4 एक्सरसाइजें बिल्कुल ठीक है वो कह रही थी कि आप जब थक भी जाएं तो आपको नींद आ रही हो तो आपने ये करना, बैठने का भी था. नंबर 1 ये हमने किया. फिर साथ ऊपर नीचे किया, जैसे फॉरवर्ड बेंड किया 3. नंबर 4 पे बैक बेंड किया. ये 4 एक्सरसाइजेज वही हैं जो आप अपने ऑफिस में भी बैठे बैठे कर सकते हैं. इसके साथ ही मैं एक ब्रीदिंग और आपको कर दूं और उसके बाद हम सेगमेंट. ये भी आपने अपने मैट पे शूज के साथ ही करना है. ऑफिस की वजह से घर पे होंगे तो मैट पे शूज नहीं पहनने. रिस्पेक्ट के साथ. ठीक है. ठीक है. रीढ़ की हड्डी को हमने लंबा ही रखना है. अच्छा, ये स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट बैक होना है. एक वर्टिब्रा ऐसे जैसे पत्थर ऊपर नीचे होते हैं ना, ऐसे स्पाइन ऐसे होगी. स्पाइन जब आपकी सीधी होगी तो आपके जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, किडनी, स्प्लीन, लंग्स, हार्ट का चैम्बर जो है वो उनमें गैप होगा, वो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे होंगे. अच्छा. जब आप उनको बेंड करके ऐसे बैठे रहेंगे कंप्यूटर पे तो वो उनकी कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाएगी. तो आपका जो सोचने का जो ताल्लुक है वो फंक्शंस के साथ है, एंडोक्राइन सिस्टम्स के साथ है. वो मेरे हाथ के साथ, बाजू के साथ, लिम्स के साथ नहीं है, वो इंटरनल ट्रंक के अंदर है. तो इंटरनल ट्रंक को ही जब आप बंद कर देंगे, सप्रेस कर देंगे तो उसकी फंक्शनैलिटी, सारे फंक्शन दिल से लेके दिमाग तक वो काम हो जाएंगे. तो हमने थोड़ी देर के लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा किया और इसमें एक एक्सरसाइज प्राणायाम करेंगे, ब्रीदिंग, कपालभाति. तो उसके अंदर आपने सिंपल एक्सहेल करना है, इनहेल नहीं करेंगे. अच्छा, इनहेल कैसे होगा? ये लंबी दास्तान है, फिर करेंगे. अभी हम सिर्फ आपको करके बताते हैं नाक से एक्सहेल. तो नाक वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओह, अच्छा नाज़रीन,
یہ چیزیں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ہم ایکزیل کر رہے ہیں، ایکزیل کر رہے ہیں، انہیل نہیں کر رہے. کچھ دن آپ پریکٹس کریں گے، آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوگا کہ گلے میں خراش آئے گی، کی آواز آئے گی. 3-4 دن کے بعد آپ جو ہے کپال بھاتی کر دیں گے. یہ آپ کے اندر کے سارے سسٹمز کو، جتنے بھی میں نے دوبارہ اینڈوکرائن سسٹم بتا رہا ہوں، سیکسول ریپروڈکشن سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، کڈنی ہے، آپ کا ہارٹ ہے، لنگز ہے، ان سب کو پیوریفائی کرے گا اور اس کی فنکشنلٹی کو انکریز کرے گا. یہ جتنے بھی آپ نے ہمیں یوگا اسٹیپ بتائیں، اس کے بارے میں ان ڈیٹیل ہم جانیں گے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ناظرین آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ جو یوگا کی ہم بات کرتے ہیں کتنا فائدے مند ہے. اس کے جو فوائد ہیں وہ بریک کے بعد ڈسکس کیے جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج بات کی جا رہی ہے فٹنس کی، ایکسرسائز کی، یوگا کی، کیونکہ فٹ رہنا، اسمارٹ رہنا، ایکٹیو رہنا سب کو بہت پسند ہے اور سب کے لیے بڑا ضروری بھی ہے. ہماری زندگی میں اس کی بہت ویلیو ہے. لیکن اگر میں بات کروں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی بات کروں یا میں خواتین کی بات کروں، جس میں میں خود کو بھی شمار لازمی کروں گی کہ ہم لوگ بہت سست ہو جاتے ہیں. اسپیشلی آج کل کا جس طرح کا ویدر ہے اس میں تو کچھ ایکسٹرا ہی گرم بستر کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، ہیٹ والے کمرے سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا کہ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے. بھئی آپ کی صحت بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ ایکسرسائز کرنا یا یوگا کرنا شروع کریں گے آپ خود بخود وارم اپ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ روٹین میں شامل کر لیں. جی عائشہ، جس طرح آپ نے دیکھا یوگی صاحب نے ہمیں کچھ یہاں پہ اسٹیپس کر کے دکھایا، میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی فوائد ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو جو ابھی لاسٹ میں انہوں نے کر کے دکھایا تھا کپال بھاٹی، اور اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اسکل شائن پوز. اچھا. اور لیڈیز کو بالکل کرنا چاہیے، روز کرنا چاہیے. ایک تو آپ کی اسکن، سب سے جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا خواتین کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو پھر ان کو شوق ہوتا ہے ہاں اب بتائیں عائشہ کیا کہہ رہی تھی، کیا کرنا چاہیے. تو اسکن کی آپ کی دیکھیں اٹ از کالڈ اسکل شائن، کیونکہ آپ کے برین کو اتنی ساری آکسیجن اور بلڈ سپلائی ملتی ہے اس بریدنگ ایکسرسائز سے. تو آپ کی ایک تو آپ کی جو برین کی پاور ہے وہ تو اسٹرانگ ہوتی ہی ہوتی ہے. آپ کی اسکن ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے، اچھا سا گلو آتا ہے، آپ کے بال اچھے ہوتے ہیں. اور چونکہ یہ آپ پیٹ سے ایکسیل کر رہے ہیں فرام دا لوور ایپس، آپ کے بیلی فیٹ کو کم کرتا ہے. ہاں تو یہ ضرور کرنی چاہیے، یعنی یہ تو خواتین کے لیے آج کا یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا پلان ہے. اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے. یہ گفٹ ہے آج ہمارے مہمانوں کی طرف سے آپ کی خوبصورتی کا. یہ صرف خواتین کے لیے گفٹ نہیں ہے، مرد حضرات کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس کا تعلق میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے فنکشنز کے ساتھ ہے، فنکشنز کے ساتھ ہے. تو میل اور فیمیل کے سارے جو فنکشن ہیں جو باڈی کے اندر ہے ان سب کو جو ہے نا یہ ڈیٹاکسیفائی بھی کرتا ہے. وہ ایکچولی میں نے خواتین کی بات اس لیے کی نا کیونکہ وہ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. مرد پھر بھی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. بات تب سنتی ہے جب آپ یہ تھوڑی سی یہ ایڈ کر دینا کہ بھائی بات سنیں آپ خوبصورت لگیں گی، آپ کا فیشیل ہے یہ، اٹس یور منی فیشیل. پھر وہ کہتی ہاں اب صحیح بات بتائی ہے انہوں نے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہم آفس کی بات کر رہے ہیں تو بہت ساری ایکسرسائزز ایسی ہیں جیسے چیئر ورک آؤٹس ہیں، یوگا کے پوزز ہیں. آپ چیئر پہ بیٹھے بیٹھے آفس میں تھوڑے سے بھی اگر کر لیں تو جو اسٹفنس ہوتی ہے سردی کی وجہ سے بھی یا ایج کی وجہ سے بھی آپ اس سے بچ سکتے ہیں. آپ دوائیوں پہ نہ جائیں. اچھا ہے کہ آپ تھوڑا بہت اگر آپ 5 سے 10 منٹ بھی اپنے جو آپ کا بریک ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو کوئی میوزک لگائیں. آپ بیٹھے بیٹھے اگر تھوڑا سا ایسے اپنے تھوڑا سا چیئر کے آگے آ کے جس کے آرمز نہ ہوں، آپ ادھر آئیں، آپ تھوڑا سا ایسے موو کر لیں اس سائڈ پر. اور بہت سے چیئر ورک آؤٹس کی بہت اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. گردن کی اسپیشلی یہ والی، اس کو اٹھا کے یہ کیونکہ بہت اسٹف ہو جاتی ہے سارا دن کام کر کر کے. اب تو ہم سارا دن لیپ ٹاپ پر موبائل پر ہوتے ہیں اور ہماری بہت اسٹفنس. اگر آپ تھوڑے بہت یہ نیک رولز یہ کرتے رہیں نا ایسے 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 کر کے بڑا سکون ملتا ہے. جب آپ تھک جاتے ہیں نا تو جب اس کو آپ موو کرتے ہیں بہت سکون ملتا ہے. اسپیشلی جب آپ اس کو ہاتھ کو اوپر کر کے you have to lengthen this side up, ادھر سے پکڑیں and bring your ear to the shoulder. اور اس سائڈ کو میری چیئر اب دوسری ہے ورنہ آپ تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ اس کو اسٹریچ کر لیں. یہ اچھا this is such an amazing
स्ट्रेच, देखिए देखने में नहीं पता लग रहा होता, कहता है कि ये शायद कितना फायदा, बस एक नॉर्मल आप अगर इसको रोज 30 सेकंड्स भी कर लें दोनों साइड्स पे, तो आपको दवाइयों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली ये हमारे ऑफिस का जितना भी स्टाफ है उसको ये करना चाहिए। और बहुत सारी चीजें जो है ना, वो ये लोग स्टाफ जो है ना, ये काम कर करके एक जैसे कंप्यूटर वाले स्पेशली, तो वो स्टिफ हो जाते हैं, मसल उनका जो है ना वो स्टिफ होना शुरू हो जाता है, सर्दी की वजह से भी हो जाता है और मुसलसल एक एंगल में रहने की वजह से भी। हम हमारे ऑफिस की बात कर लें, न्यूज़ डिपार्टमेंट की बात करें, हमारे प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट की बात करें, एडिटिंग, सारा दिन चेयर पे बैठना कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी, जैसे जो इन्होंने ये 3-4 स्टेप्स बताए, इसके अंदर और भी हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आप डंबल्स रख सकते हैं अपने पास, लाइट वेट या जिसने जो रखना है, आप बैठे बैठे थोड़ा बहुत आप देखें, जो आप कमरे में खड़े होके भी आप थोड़ी बहुत जो इन प्लेस आप जॉग या वॉक कर सकते हैं, अगर आपका इरादा है तो 10 मिनट का भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इरादा बना सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपने थोड़ा सा अपने आपको वार्म अप किया, हल्का सा हार्ट रेट ऊपर लाए, थोड़े से आपने डंबल्स बैठे बैठे यूज किए हैं, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो इसमें आखिर में आप कर लें और आप कूल डाउन भी हो जाती हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए ये बातें, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, लेवल आपका कोविड में कितने लोगों को फायदा होता है, बच्चों को कितना फायदा होता है, फोकस आपके माइंड का बेहतर होता है और बच्चों को लर्निंग में, उनको चीज़ें याद रखने में बड़ी हेल्प मिलती है। आयशा, इस पे हम बात करेंगे कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे हमारी याददाश्त बहुत तेज़ होती है, आपका स्ट्रेस ख़त्म होता है, और यही चीज़ें जो है आज नौजवान में हमें देखने को मिल रही हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, एंजाइटी, डिप्रेशन का वो शिकार होता जा रहा है, याददाश्त की कमज़ोरी, हमें हर दूसरे में ये सुनने आता है कि अच्छा फलां जगह कोई चीज़ रखी तो मैं भूल बड़ी जल्दी जाता हूँ या जाती हूँ। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी कि सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे कि और कोई हमें समझे ना समझे, इवन हम खुद को समझे ना समझे, जो सोशल मीडिया है वो हमारे थॉट्स को बड़ी जल्दी जो है ना कैप्चर कर लेता है कि ये इंसान इस वक्त क्या सोच रहा है। अच्छा देखिए, जब वो इतना हमारा ख्याल रखता है तो हम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हैं आयशा? लिटरली ये वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि हमें क्या खुद से मोहब्बत नहीं है। देखिए, जब हम अपनी केयर नहीं करेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, एक्टिव नहीं होंगे, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बात की, याददाश्त की कमी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। चलिए जो बुज़ुर्ग हो गए हैं वो तो उनकी उम्र का तकाज़ा है, लेकिन नौजवानों में देखें, बच्चों में देखें, याददाश्त की कमी, वेट का बढ़ जाना, उनकी हाइट का ना बढ़ना, इसके अलावा उनकी जो आजकल डाइट है वो आप देखें किस तरह से। इस पर थोड़े से हमारे नाज़रीन को एक डाइट प्लान भी बताएं, ये योगा के साथ साथ, कि वो अपनी डाइट का किस तरह से ख्याल रखें ताकि ये जो डिफरेंट इशूज़ आ रहे हैं वक्त के साथ साथ ये ख़त्म हो सके या कंट्रोल हो सके, कम हो सके। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ज़िंदगी में कोई भी आपने कामयाबी हासिल करनी हो तो उसका राज बैलेंस में है। True. और कंसिस्टेंसी में है। क्या आपको रोज़ जो है रेगुलरली अगर आप एक्सरसाइज, अच्छी डाइट रखेंगे तो आप खुश रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। ये बात है, ऐसे ही। जो अब डाइट की हम बात करें, असल में अब जो है जंक फूड का इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में आ चुकी है, बन चुके हैं यार, और आदी भी हो गए हैं ना, आदी भी हो चुके हैं, आपको मजा ही नहीं आता घर का खाना खाने का। इसके अलावा आपकी मजबूरी भी बन चुकी है ना। आप देखें कि आप अगर छोड़ देते हैं, चिकन की हम बात कर लेते हैं, उसको छोड़ देते तो फिर हम क्या खाएंगे? और स्टेरॉइड से भरी हुई हमारी चिकन है। अभी तो गवर्नमेंट ने आपको देखा हुआ है वो सोयाबीन फ्री बैन कर दिया था। इस पे मैं मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं ये चिकन की बिल्कुल वो शौकीन नहीं, मैं जितनी सब्जियां देते हो मैं खा लूंगी, लेकिन चिकन मत दे मुझे। चिकन एक आइटम मैंने बताया, बैलेंस डाइट का बिल्कुल अच्छा है, लेकिन बैलेंस डाइट फूड की तो पहले हमारे पास इतनी शॉर्टेज है, और वो अच्छी वाली और नेचुरल वाली फूड वो तो हमारे पास ऑर्गेनिक तो मौजूद ही नहीं है। हमने पेस्टिसाइड उसके अंदर डाल दिए, हमने उसकी बीज को जो है ना वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, जीएमओ कर दिया। हमारे पास वो जो
कुदरती खाद थी, कुदरती बीज था, वो तो हमारे पास है ही नहीं। नहीं। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा इसमें एक बात कहूंगी कि हमारा मुल्क माशाल्लाह अभी भी ब्लेस्ड है। हम अगर अपने ये इतवार बाजार वगैरह जाएं, सुबह आपको इतनी अच्छी सब्जियां मिलती हैं, और पता नहीं किसी ने नोट किया या नहीं, सारे चाइनीज सुबह सुबह आए हुए होते हैं क्योंकि मैं जाती हूँ सुबह सुबह। एग्जैक्टली। अच्छी चीज। अच्छा, आप पालकें लें, देखिए इतनी महंगी नहीं है, 30 रुपए की एक है, आप अपने ऑमलेट्स में डालें, आप सब्जियां फ्रेश। अच्छा, चाइनीज खाने देखिए कितने जबरदस्त होते हैं, देखें, और गर्म पानी पीते हैं सारा दिन डिटॉक्सिफाई, बिल्कुल फ्राइड की होती है खाने, गर्म पानी पीते रहने। तब हम बात करते हैं उनकी स्किन इतनी खूबसूरत है, वो खाने भी तो वैसे खाते हैं ना, हेल्दी डाइट होती है। आप ले सकते हैं, हर चीज महंगी नहीं है, हम बना देते हैं, हमें कुछ इंटेलिजेंट भी होना है। इसमें एक और चीज भी ऐड करता हूं, जो चाइनीज फूड के अंदर आपने बात की है। ठीक है। मेरे नजदीक जो है वो हमारी सेहत की खराबी या पूरी खुराक और फूड की जो खराबी है वो दो चीज़ों में। अगर तो हम उनको या तो उनको तदारक कर दें या फिर उनको कम कर दें। उनमें एक है वाइट शुगर, सफ़ेद चीनी जो है फुल केमिकल से साफ हुई होती है, रिफाइंड है वो एक तरह से, और जहर है एक तरह से। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है हमारे पास जो है वाइट शुगर के अलावा ऑयल, जितना भी हमारा तेल है, जितना भी डब्बों के अंदर टिन के अंदर ऑयल मिल रहा है, ये तो वाकई ही जहर है, क्योंकि ये तो इंपोर्ट इसलिए किया जाता है कि इससे साबुन बनाया जाए। पाम ऑयल जितना भी पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाता है, मेजरली मोस्टली वो जो है साबुन इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। सोप उससे बहुत अच्छा बनता है, वो बड़ा फ्लफी सा बनता है, उसके अंदर बबल्स ज्यादा बनते हैं। उसको फिर हम लेके जाते हैं इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल इसको कहते हैं हम। पाम ऑयल है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, इसके अंदर सरसों का ऑयल और बाकी बना के इसको सिर्फ एक इसके अंदर ये करते हैं कि इसका टेम्परेचर आप सोचें 300 सेंटीग्रेड तक लेके जाते हैं। 300 सेंटीग्रेड पे जब आप इसका टेम्परेचर लेके जाएंगे तो इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट चीज है ना रहेगी नहीं, जिससे आपको उसको फायदा होगा। फिर रिफाइन करने के लिए इसके अंदर कलर एजेंट डाला जाता है, फिर इसके लिए अंदर इसके लिए खुशबू डाली जाती है, फिर इसके केमिकल से भरी चीजें हम खा रहे हैं, हेक्सेन गैस डाली जाती है। मेरे फूड का प्रोडक्ट की कंपनी भी है, अब मेरी अपनी जाती, जिसकी वजह से मुझे फूड पे और ऑर्गेनिक फूड पे काफी रिसर्च। अच्छा, यानी कि अब काफी आपको नॉलेज मिल गई। जी आयशा, ये दो चीजें छोड़ दें। ठीक है जी, मैं बस ये ऐड करना चाह रही थी कि आपने बहुत अच्छी बात की ऑयल्स की। कैनोला ऑयल को हम सब बड़ा सुपर हेल्दी ऑयल समझते हैं। बिल्कुल, याद रखिएगा ये GMO जमता नहीं है और ये हमें इशू हमारे कैनोला ऑयल GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो उसको आप सोच लें हेल्दी हरगिज नहीं है। उससे अच्छा है कि हमारा जो सरसों का देसी तेल होता है उसमें आप सब्जियां थोड़ा तो डाल के बनाएं। अच्छा, वो सरसों की जब बात करें ना, वो बहुत कम क्वांटिटी में लगता है और इतना जबरदस्त टेस्ट डेवलप होता है। मैंने उसको काफी दफा उसमें मिट्टी का बर्तन में हमारे खिलाफ एक जो है ना साजिश हुई है। अच्छा, सरसों का ऑयल और कैनोला ऑयल जो है ना, ये सारी साजिशें हमारे खिलाफ एक ही बीज से बने हुए हैं। अच्छा, को सरसों के ऑयल को मॉडिफाई किया गया तो कैनोला बना। और इसके पैटर्न जो है वो कनाडा के पास है और हम वहां से मजबूर है मंगवाने के लिए, तो वहां से हम कैनोला को मंगवाते हैं और फिर उसको करते हैं। हमारे सरसों के ऑयल को जो है वो FDA ने उसको बैन किया हुआ है। वहां पे सारे स्टोर्स के अंदर मौजूद होगा, लेकिन वहां पे लिखा होगा कि इससे आप सिर्फ एक्सटर्नली मसाज कर सकते हैं, खा नहीं सकते। और उन्होंने उस पर एक रिसर्च दी है, ऑलिक एसिड, एक ऑलिक एसिड है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इससे कैंसर बढ़ता है। होता नहीं है कैंसर, हमारे यहाँ नहीं होता। ब्रेक की जाने पड़ना योगी साहब, बहुत कुछ था क्योंकि टॉपिक ऐसा है, हेल्थ के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मजीद भी डिस्कस हो सकती थी। आप लोग इसी सेगमेंट में हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया योगी साहब आपका, आयशा साहब आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे आप दोनों से बहुत कुछ हम जानेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ और मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का पहला सेगमेंट जिसमें हमने आपकी हेल्थ पे बात की, आपकी फिटनेस पे बात की, एक्सरसाइज के हवाले से जो है आप लोगों को बताया, योगा के हवाले से आपको बताया। अभी आपको मैं बात बताना चाहूँगी, आज मैं हूँ बर्थडे गर्ल, यानी कि आज है मेरी सालगिरह। सो अभी का जो हमारा सेगमेंट है 11 to 12, इसमें हमारे साथ कुछ शोबिज़ के लोग मौजूद होंगे जिनसे मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, क्योंकि बर्थडे गर्ल है, जो उसके दिल में आएगा वो पूछ सकती है। लेकिन मेरे सवाल जो होंगे वो आप लोगों
کہ جو آپ سوچتے ہیں نا, جو آپ کی سوچ آپ کی تھنکنگ کے مطابق ہی ہوں گے, کیونکہ اکثر شوبز کے حوالے سے بڑی میمز ہمارے سامنے آتی ہیں, بڑے کانسیپٹ جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں, بڑی ایک الگ سی جو ہے وہ تھنکنگ کریٹ کی جاتی ہے شوبز انڈسٹری کے حوالے سے, میڈیا کے حوالے سے. ماڈلز کی بات کریں, ایکٹرس کی بات کریں, اینکرز کی بات کریں, سب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اپنا ہی ایک رول سامنے آتا ہے. اچھا اگر میں اپنی بات کروں, دیکھیں آج میری برتھ ڈے, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, میں بھی سچ بولوں گی, اور جو میرے ساتھ میرے گیسٹ ہیں ان سے بھی میں کہوں گی کہ سچ میں بیٹھ کر آپ نے سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. سچ سویرا میں ہمیشہ سچ بات کی جاتی ہے. اچھا بات میں یہاں سے شروع کروں گی کہ جب ہم کبھی اسکول میں ہوتے ہیں, کالج میں ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, دیکھیں غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے. اگر چھوٹے بچے کی بات کی جائے, یعنی جب ہم اسکول گوئنگ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل جو ہے وہ یقیناً آ جاتا ہے, مسئلہ مسائل کوئی نہ کوئی ہو جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. تو اس جھوٹ کو آج میں نے خوبصورت سا نام دیا ہے, یعنی کہ بیوٹی بلنڈرز. آج ہم اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جھوٹ جو آپ نے بولے وہ ہمیں بتائیں, تو ایک خوبصورت سا نام دے دیا ہے بیوٹی بلنڈرز. تو آج جو ہمارے شوبز کے کچھ ستارے ہمارے ساتھ ہیں, چاہے ان میں اپنے ذکر کری, یعنی اینکر کی میں نے بات کی, ایکٹرز کی, ماڈلز کی بات کی, تو جو زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ بولے ہوں, آج کا شو بہت خطرناک ہونے والا ہے, کیونکہ بہت ہی حقیقتیں جو ہے نا وہ کھلنے والی ہے کہ کیا کیا زندگی میں اور کہاں کہاں جھوٹ بولا ہے, اور اس جھوٹ سے کیا کسی کو فائدہ ہوا. اچھا وہ جھوٹ جس سے کسی کو فائدہ اس کو ہم جھوٹ نہیں کہتے, لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے نا بھائی, اب جھوٹ کا نام تو جھوٹ ہی ہوگا, ہم کوئی اور نام تو اس کا رکھ نہیں سکتے. اچھا بات میں یہ کر رہی تھی کہ ایک دفعہ میں اسکول گئی. اچھا کیونکہ میں اپنے سے سٹارٹ کری ہوں نا کہ ہم سچ بولنے والے ہیں, ویسے بھی آج میں برتھ ڈے گرل ہوں, تو آج کوئی جھوٹ نہیں ہوگا, سچ پہ بات ہوگی اور سچ میں بات ہوگی. اچھا اسکول میں گئی, میں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا, بس ایسے ہی آپ کو پتہ ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ویسے ہی کوئی نہ کوئی گھر میں ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں یا ہوم ورک کرنے سے کترا رہے ہوتے ہیں. ٹیچر نے میری اچھی خاصی کلاس لی کہ تم نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا, کیونکہ کلاس میں ہمیشہ ٹیچر کی نظر میں رہتی تھی, شرارتی بہت زیادہ تھی نا, اس لیے سو مجھے کہتے ہم نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا. لٹرلی مجھے اب مائنڈ میں ایک وہ نئی چیز آئی کہ میں کیا بولوں یا کیا, تو میں نے بس ٹیچر کو یہی کہا, ٹیچر پاپا گر گئے تھے. ہاں بعد میں مجھے اتنا افسوس ہوا, مہوش تمہیں یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا کہ کسی کو کیوں گرا رہی ہو. سو اس طرح کے جو خطرناک جھوٹ ہیں وہ ہمیشہ ہم سب کی زندگی میں ہوتے ہیں. ہمارے جو ستارے ہمارے ساتھ موجود ہیں شوبز کے, انہوں نے کون کون سے بلنڈرز مارے ہیں, یعنی بیوٹی بلنڈرز, اور خطرناک آج کا یہ شو جس میں ہم جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں. جلدی سے ان کی جانب بڑھتے اس سے پہلے کہ میں اپنے جھوٹ پہ جو ہے وہ پردہ اٹھانا شروع کر دوں کہ مہوش نے اور کون کون سے جھوٹ بولے, میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی, آپ بے فکر ہو جائیں. ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے پہلے مہمان ماڈل ہیں آپ, اور ماڈلنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں آپ کو کافی جھوٹ کا سہارا لینا پڑ جاتا ہے, یا جھوٹ سرزد ہو جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو بولنا پڑ جاتا ہے. تو انہوں نے کتنے جھوٹ بولے اور اس جھوٹ سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, یہ ہم ان سے جانیں گے. محمد شہروز خان صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم شہروز, کیسے ہیں آپ؟ شکریہ وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. ناظرین ان کے ساتھ اگلی مہمان ہیں جو ماڈل ہیں, ان کو آپ نے ہمارے پہلے بھی ایک پروگرام میں دیکھا ہے. اچھا فیمیل ماڈل کا بھی ایک بڑا ہوتا ہے, جب آپ اس انڈسٹری میں آ جاتے ہیں نا, جو مجھے سننے کو ملا ہے یا آپ دیکھنے کو بھی ملا ہے, بڑی کمپٹیشن, ٹف قسم کے کمپٹیشن شروع ہو جاتے ہیں, جس میں پھر شاید جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑ جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی بلنڈر نہ چاہتے بھی ہو جاتا ہے. ان سے کتنے بلنڈرز ہوئے, بیوٹی بلنڈرز میں خوبصورت سا نام میں نے دیا ہے, وہ ہم ان سے جانیں گے. سیم ہمارے ساتھ. السلام علیکم سیم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک, آپ سنائیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ یو لیو لانگ لائف. تھینک یو سو مچ مائی پلیئر. ناظرین آج یقیناً شوبز کے لوگ, ماڈلز, جو ہمیشہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ اچھا ماڈل کی لائف کیسی ہوتی ہے, کیا کیا اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, کتنی مشکلات آتی ہیں, تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی بھی سوال ہو بلا جھجک آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. آج میرے ہوتے ہوئے, یعنی میں تو ویسے ہی روزانہ ہوتی ہوں, لیکن آج چونکہ میری برتھ ڈے ہے, سو آج کے دن آپ کچھ بھی پوچھیں گے نا, کچھ بھی ہو جائے, میں اس کا جواب ہمارے مہمانوں سے آپ کو لے کر ڈیفینیٹلی دوں گی. سو لائیو کال آپ لوگوں نے کرنی ہے, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے, نمبر آپ کی اسکرین پر دیے جا رہے ہیں. اچھا ناظرین میں ابھی کرنے یہ لگی ہوں, سیم ہمیشہ کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ, تو میں چاہتی ہوں یہاں بھی ایک عورت ہے, وہاں بھی ایک خاتون بیٹھی ہے, ایک لڑکی بیٹھی ہے, تو لیڈیز فرسٹ ہو جائے. شہروز اف یو ڈونٹ مائنڈ, لیڈیز فرسٹ.
श्योर, ठीक है जी, शहरोज़ ने इजाज़त दीजिए। सो लेडीज़ फर्स्ट। सैम, सबसे पहले आगाज़ करते हैं आपके बचपने से। एक कहते हैं मोदबाना अंदाज में हम आपके ब्लंडर्स का आगाज़ करते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बचपन की कोई गलती याद हो? एक्चुअली हम सबसे बड़ी बात तो ये है कि बचपन में ही सबसे ज़्यादा ब्लंडर्स होते हैं, है ना? और लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं। एग्जैक्टली और बस इतने ज़्यादा ब्लंडर्स होते हैं कि लाइक वी कैन नॉट इवन से कि मेरी लाइफ में या आपकी लाइफ में हम कह ही नहीं सकते कि कोई ब्लंडर नहीं हुआ। सबकी लाइफ में। अच्छा, जो बोलेगा कि नहीं मैंने नहीं कुछ किया, आई थिंक वो झूठ बोलेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे तो नाम ही शरारतों का है। या इवन हम लोग बड़े हो गए तो तब भी ब्लंडर्स जारी हैं। यस, ट्रू, एग्जैक्टली, ब्लंडर जो है वो जारी है। अच्छा, कोई ऐसी गलती या कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आपको ऐसी शदीद डांट पड़ी हो ना मम्मा से या पापा से, जो आप आज भी याद करती हो, मुस्कुरा देती हो? एक्चुअली हुआ ये था कि वी वाज बहुत छोटे थे हम लोग, बच्चे थे, तो हम लोग क्या करते थे, हम स्टोन्स जो है वी वर थ्रोइंग दैट ऑन समवन्स हाउस। अच्छा, ऑन द, और यूजुअली जो हम लोग बेल रिंग करके भाग जाते थे, यू नो, ये तो सबके साथ यूजुअली होता है कि हम क्या करते थे ना बचपन में। अच्छा, ये आज भी जारी है ये सिलसिला, अगर देखा जाए ना आज भी होता है, बेल बजा के भाग जाना। दिस इज द मोस्ट, आई थिंक ये वाला जो ब्लंडर है ये तो ऐसा है कि हमारे सिर्फ फैमिली ने नहीं बल्कि नेबर्स ने भी कि ये हो क्या रहा है। और जब हम बड़े हुए तो पता चला कि वी आर ग्रोन अप। कितना मुश्किल होता है हमारा कि कमरे में से एक कमरे से दूसरे कमरे में निकल कर जाना, और हमारी कोई बेल बजाकर भाग जाए तो फिर हमें पता अब लगता है कि कितना मुश्किल होता है गेट तक जाना। बिल्कुल, और देखना इतनी बिजी लाइफ। सोचे उनकी लाइफ कि हम जिनके घरों की बेल बजा के भाग जाया करते थे वो हमें क्या क्या कहते होंगे। एग्जैक्टली, दिस इज द मोस्ट आई थिंक फ्रीक्वेंट थिंग कि ये ऐसा है ही नहीं वाकया कि खाली मेरी लाइफ में हुआ हो, बचपन में आई थिंक ये सबके साथ हुआ है। सबके साथ। अच्छा, आपके बाकी बहन भाइयों ने भी ऐसे ब्लंडर किए? या अच्छा, कभी आपस में बहन भाइयों की लड़ाई हुई है सख्त किस्म की, बड़ी डेंजरस किस्म की? नहीं सकता कि उधर लड़ाई ना हो। अच्छा, एक बहन भाइयों में तो यू नो कंसेप्ट है ही, लाइक रिश्ता ही लड़ाई का। वी हैव टू फाइट फॉर यू नो, बचपन में कार्टून्स देखने। अच्छा, मेरे भाई से प्यार मोहब्बत वाली लड़ाई हुई। हम खेल रहे थे और ऐसी वो प्यार मोहब्बत वाली लड़ाई थी, उसने मुझे धक्का दिया, मैं दीवार पे पड़ी, मेरा सर फट गया। ओह माय गॉड, ऐसी खूबसूरत लड़ाई थी, देखिए इतनी डेंजरस लड़ाई। हमारा ये होता था ना कि टीवी चैनल्स पर लड़ाई, रिमोट पे लड़ाई। अच्छा, मेरे और मेरे भाई की भी रिमोट पे लड़ाई, कंप्यूटर के माउस पे लड़ाई, और टीवी के रिमोट पे लड़ाई, और हमने इतने तोड़े हैं ना। कंप्यूटर टाइमिंग्स, मेरा टाइम है, अभी इनका टाइम है, टीवी टाइमिंग्स, मेरी मूवी है, एक के कार्टून्स है, एक का क्या है। अच्छा, उसने मैच देखना होता था, मैंने ड्रामा देखना होता था, सेम, और घर में टीवी एक था, तो बस उस पे फिर लड़ाई, और इसी लड़ाई के चक्रों में या तो टीवी की शामत या फिर रिमोट की शामत। दैट इज द पार्ट, जब हम लोग छोटे थे ना, फोन्स भी नहीं थे पास। अब तो बच्चों के पास फोन्स है ना, मेरी अपनी बेटी के पास फोन है। अब बिल्कुल देखिए, अब आपकी बेटी के पास फोन है, लेकिन अगर माँ जी की बात की जाए तो आपके पास जब आप बच्ची थी फोन नहीं होगा। मजीद हम जाने के सैम, मजीद ब्लंडर्स जो हमारे इन सितारों ने किए हैं, इन मॉडल्स से जो हुए हैं सरजद, वो हम आपके सामने आज इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज का जो सेगमेंट है उसका आगाज़ हो चुका है, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं शोबिस के कुछ लोग जिन्हें आप बड़े अच्छे से जानते हैं, मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं। इनकी ज़िंदगी थोड़ी डिफरेंट होती है। कहा जाता है कि इन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ झूठ का सहारा लेना पड़ जाता है, या ना चाहते हुए भी फील्ड ऐसी है, झूठ बोलना पड़ सकता है। अगर मैं टिकटॉकर्स की बात करूं या इस एप्लीकेशन की या दीगर जो ऐसे एंटरटेनमेंट के एप्लीकेशंस हैं उस पर बात करूं, कहते हैं जब तक आप ब्लंडर नहीं मारेंगे वायरल नहीं होते हैं। तो यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग ब्लंडर्स आज हमें सुनने को मिलेंगे हमारी इस गेस्ट से, जो कि हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, मॉडल हैं, टिकटॉकर हैं। हुमी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमी, कैसी हो? आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है और कैसा इंजॉय किया जा रहा है मौसम को?
मैं हमेशा मस्ती में ही रहती हूँ जो कि हम देखते रहते हैं आजकल। एग्जैक्टली। अच्छा हमें जैसे हम बात करें ब्यूटी ब्लेंडर्स की, मैंने खूबसूरत सा नाम दिया, मैं डायरेक्टली ये नहीं कह सकती झूठ, ये कहेंगे कि अच्छा ये लोग झूठ भी बोलते हैं, सो मैंने झूठ को बड़ा प्यारा सा नाम दे दिया ब्यूटी ब्लेंडर्स। सो हमने शुरू किया है बड़े ही मोतवाना अंदाज के साथ एक कि बचपन से आपको कोई ऐसी गलती याद हो जो आपने बचपन में की हो, आज भी जब आप सोचती हो तो आप कहें हुमी तुमने ये क्या कर दिया था बचपन में? बचपन में क्या कर दिया था? बचपन में कुछ बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। गलतियाँ तो इतनी सारी किया। अच्छा यानी कि आपका बचपन गलतियों से भरा पड़ा है? हाँ मुझे याद है जो सबसे ज्यादा मैंने किया था। मतलब मेरी हॉस्टल लाइफ गुजरी है। तो जो मेरी मैम थी ना, मुझे उनसे बहुत चिढ़ती। अच्छा। मतलब सख्ती करती थी रात के टाइम, मतलब जल्दी सोना, पढ़ाई। अच्छा। तो हम लोगों ने ये किया था, वो दो मैम थे। अच्छा। और वो दोनों साथ जब इकट्ठे हो जाते थे तो हमारी बैंड बज जाती थी। ओए होए होए। तो हम लड़कियों ने ये प्लान किया कि हम लोगों ने क्या किया, हम टीवी वगैरह में देखते थे ना वो जादू वगैरह, गुड़िया वगैरह बनते हैं। यस यस। हम लोगों ने एक आलू पकड़ा, ओह माय गॉड, ब्लैक कलर में उसके अंदर सुइयां वगैरह चुभुई और ना उसको ना ऐसे मैम के बेड के नीचे फेंका था। और दरवाजे के सामने आटा ऐसे हम लोगों ने फेंका था। ओए होए होए। और वो मैम खतरनाक लड़की है। तो हम लोगों ने ऐसे फेंका था। तो मैम अगले दिन उठे तो ऐसे देखा तो ये होता था कि दोनों मैम की आदत थी, हम लड़कियां बैठते थे साथ बातें। अच्छा। यार इस तरह मेरे बेड के नीचे से झाड़ू पड़ती हुई ये चीज मिली है। अच्छा। तो हमने कहा ये जरूर मैम अफशा ने किया होगा। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। माय गॉड, मैम अफशा ने किया होगा। तो मतलब ये होता जब वो दोनों साथ मिल जाते थे ना, तो फिर हम सबके बहुत बैंड बजते थे। लेकिन जब दोनों की लड़ाई होती थी फिर ये होता कि चलो वो दोनों सुनना चाहते थे कि वो मैम मेरे बारे में क्या कह रही, वो मेरे बारे में क्या। फिर इस तरह ये हम अपना काम निकलवाते थे। अल्लाह, ये सैम चेक करें कि लेकिन ये है कि ये खतरनाक बचपन आई लड़कियों सोचती हुई मुझे बुरा लगता है क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए करते थे। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे इस बात से। लेकिन आपकी वो एक ऐसी उम्र थी तो आप चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई रोक टोक ना हो, हम अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लंडर नाज़रीन, खतरनाक भी कोई और हो वो तो डर जाए, हाय मेरे ऊपर जादू हो गया, तो वो बेचारे तो किसी काम की ना रहे। हमें बहुत खतरनाक ब्लंडर आपने किया है। तो उनको पता चले उनको आज तक इस बात का नहीं पता। मजीद भी आपसे जानेंगे। शरोज अब आपकी तरफ आते हैं। खवातीन से हमने पूछ लिया, प्यारी प्यारी लड़कियों से हमने पूछ लिया, आपका ऐसा ब्लंडर जो बचपन में आपने किया और बाबा से बड़ी डांट पड़ी हो, बल्कि मार पड़ी हो। डांट तो एक छोटा सा लफ्ज है, मार पड़ी हो। मैम जी जब आप छोटे थे। ठीक है, मजीद हम शरोज से जानेंगे क्योंकि हमेशा जैसा कि आपको बताता। हाँ। चलो मेरे ना मैम बाबा नहीं थे, मैं 3 मंथ्स का था, मेरे बाबा की ना डेथ हो गई थी। तो आप कह लें कि मेरी मामा ही हैं, मतलब ना जिन्होंने मुझे मेरा माँ भी है, मेरा बाप भी है, मेरी मदर है। हाँ। ठीक है, तो उनके साथ मैं करता होता था क्योंकि जब बचपन में अक्सर स्कूल जाते होते थे तो मेरा दिल नहीं करता होता था स्कूल जाने को। अक्सर सब बच्चे करते होते हैं। तो मैं क्या करता होता था, मैं ना एक्टिंग शुरू कर देता था। मम्मा मेरे पेट में इतनी दर्द है। ओह माय गॉड, तो बच्चों के ड्रामे बहुत ज्यादा। तो शायद मम्मा को आज आपके शो के थ्रू ये बात पता लगे। अच्छा। वरना मम्मा को नहीं पता कि ये मैं एक्टिंग करता होता था। भाई माँ जी देख लें, आपके बच्चे ने बहुत बड़ा ड्रामा किया हुआ है। तो मैं ऐसे एक्टिंग करता होता था कि ना वो तो मुझे उठा के आप कह लें कि डॉक्टर पास ले जाती होती थी कि मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया, इसके मतलब पेट में इतना शदीद दर्द हो रहा है। अब जाहिर बात है पेट का कैसे पता लगेगा कि दर्द हो रहा है। ये नाटक क्यों करते थे आप? बिकॉज अक्सर अगर स्कूल नहीं जाने का दिल कर रहा होता था तो इसलिए मैं करता होता था। यानी स्कूल से छुट्टी करने के लिए आप ये हरकतें करते थे। सेम आप आगे आकर फील्ड भी एक्टिंग की ही चूज की, तो वो ना इसकी ट्रेनिंग हो रही थी। यस, बचपन से ही ट्रेनिंग पढ़ते थे। सारी रात टीचर, अल्लाह के टीचर को बुखार हो जाए कसम से, और इतनी नफले इतनी दुआएं शायद हम लोगों ने वैसे अल्लाह के लिए जितने टीचर्स बीमार करने के लिए इतनी इबादत अगर पास होने के लिए कर रही होती तो वो ज्यादा अच्छी थी जितनी टीचर को बीमार होने के लिए। एग्जैक्टली सेम स्कूल का जो है वो इन्होंने बात छेड़ दी। स्कूल में टीचर को आप तंग करती थी या स्कूल जाने को दिल नहीं किया? जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि होमवर्क मैंने नहीं किया तो अचानक से मेरे माइंड से निकल गया, वो पापा गिर गए थे तो परेशानी बन गई इसलिए नहीं किया। वो तब एक अचानक बच्चे के माइंड में कुछ भी आ सकता है, नहीं पता चलता। तो इस तरह की कोई बात हुई हो आपके स्कूल टाइम पीरियड में? स्कूल को अगर देखा जाए तो मेरे फैमिली में बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। अच्छा, हम लोग छुट्टी नहीं कर सकते, यानी कोई बहाना नहीं चलने वाला? कोई भी नहीं। लाइक जो रियलिटी बेस होगा ना, लाइक इफ यू आर हैविंग फीवर, अगर बुखार
बुखार है, चेक किया जाएगा बुखार है अच्छा कि नहीं है। लाइक अब तो हम लोगों को पता था कि यहाँ पर जो है हमारी दाल नहीं गलने वाली, तो हम लोगों ने अब जाना ही जाना है स्कूल, चाहे जो भी हो जाए। घर वालों के सामने तो कुछ नहीं होने वाला भाई, जाना ही जाना है स्कूल, चाहे जो भी हो जाए। तो वो वाला तो है ही नहीं सीन। तो वो कसर फिर कहीं स्कूल में टीचर पे तो नहीं निकलती थी? टीचर्स अच्छी थी, फ्रेंडली थी, और एक बाउंडिंग बनी हुई थी टीचर्स की। वो टीचर्स हमारी जो थी वो हमें ट्रीट ही नहीं ऐसे करती थी जैसे वो टीचर्स हैं। अच्छा, वी वर स्टडीइंग लाइक फ्रेंडली माहौल था, कोई प्रॉब्लम है तो टीचर से डिस्कस करनी और इस तरह सब कुछ करना। लेकिन एज वी हम जब ग्रोन अप हो गए हैं तो सबसे ज्यादा जो ब्यूटी ब्लंडर कहा किया जाता है, सब जगह कहा जाता है, एज माय गॉड सैम, आपने खवातीन की दुखती रग पे हाथ रखा है कि कुछ भी हो जाए औरत से उसकी एज नहीं पूछना, खासकर आप मुझसे आपने नहीं पूछनी, पूछना चाहिए तो मैं बता दूंगी, आई डोंट माइंड। एंड मेल से सैलरी कभी भी नहीं सच बताते, राइट? और फीमेल्स एज नहीं, यू नो दिस इज द, आई थिंक अब तो ये कोर्ट ही बन चुका है। अच्छा, बाज़ तो खवातीन को कहा जाता है कि ये तो उम्र चोर है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि या तो वो सही बताती नहीं या उन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन रखा होता है ना, ये सैलून के खर्चे बढ़ा बढ़ा के, अपने हस्बैंड की सैलरी लगा लगा के, सो उनकी एज पता भी नहीं चलती। अगर वो बताती भी हैं तो बाज़ दफ़ा लोग मानते नहीं, तुम इतनी लगती नहीं हो, या फिर ये एक डायलॉग होता है। इस पे बात करेंगे, ब्रेक की जारी बढ़ना। ब्रेक के बाद नाज़िम ब्लंडर है बहुत ज़्यादा है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्रेक के बाद यही से हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज जो बातें हो रही हैं बड़ी ख़तरनाक हो रही हैं और मैं तो सोच रही प्रोग्राम का नाम होना चाहिए ख़तरनाक, क्योंकि इसमें बात की जा रही है कुछ ऐसे ढके छुपे जो झूठ थे, जो ब्लंडर्स थे, जो सबसे सरदर्द होते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जो ये कहे नहीं मैं तो बड़ा शरीफ हूँ, कभी मैंने गलती नहीं की, कभी मैंने झूठ नहीं बोला, कभी मुझसे कोई ऐसा ब्लंडर हुआ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती। अच्छा, इन्हीं चीज़ों से मैं कहती हूँ नाज़रीन, ज़िंदगी में ना रौनक है, खुशियाँ हैं कि आप इंजॉय करते हैं। मज़ीद इस पर हम बात करते हैं, उससे पहले कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या इन्होंने कभी लाइफ में कोई ब्लंडर किया है। रेगुलर कॉलर है हमारे साथ इम्तियाज साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि आपका गिफ्ट आपके तो आपकी इजाजत के माय प्लेयर, थैंक यू सो मच इम्तियाज साहब, थैंक यू सो मच। झूठ बोले कौवा काटे और ऐसी शरारतें जी हाँ बहुत याद आएगी चीजें। आदमी रोएगा कि काश मैं बच्चा ही रहता, कितना मेरे बचपन के दिन कितने ऐसे ही है। हाँ, बात ये ऐसी शरारतें तो जिंदगी का हुस्न, मगर किसी का नुकसान ना हो, शरारतें करते रहना चाहिए। और एक गाना भी है ना बड़ा मशहूर, हाँ, झूठ बोले थे कौवा काटे। यस, ऐसा बोले कौवा काटे। और आप थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। यकीनन नाज़रीन, झूठ बोले तो कौवा काटे, लेकिन यहाँ हम इतने झूठ बोलते हैं बट कोई कौवा आके हमारे करीब बैठता भी नहीं है, काटना तो दूर की बात है। सैम, बात हो रही थी स्कूल के हवाले से, आपकी टीचर बहुत ही अच्छी, आप उनके साथ कोऑपरेट करने वाली। अच्छा, मैं थोड़ा सा चाहती हूँ, ये तो मैंने बड़े ही वो कहते हैं ना कि प्यार मोहब्बत से आपके झूठों का मैंने आगाज़ किया, ब्लंडर्स का मैंने आगाज़ किया, ताकि आपको भी फील ना हो, नाजरीन को भी फील ना हो, लेकिन सस्पेंस रहे कि अब आगे क्या होने वाला है। जब आप इस इंडस्ट्री में आए, इस इंडस्ट्री में आने के बाद सबसे पहली गलती क्या हुई? इस इंडस्ट्री में आने के बाद सबसे पहली गलती, आई थिंक गलतियों से इंसान सीखता है। यस, right? तुम भी सोच लो। गलतियों से इंसान सीखता है और आई थिंक ये चीज़ें हों तो इंसान फिर ग्रो भी करता है। yes, राइट? अगर हमारी गलतियां हों और हम माने ही नहीं और अपनी गलतियों के साथ ही फाइट करते हैं, गलती नहीं है तो आप उसी में उलझे रहेंगे। एग्जैक्टली, और आप ग्रो ही नहीं करोगे। राइट? और यहाँ पर एज की बात चल रही थी ना, तो मैं ना आई थिंक वन ऑफ द गर्ल, लाइक मैं अपना मेकओवर ऐसे करती हूँ कि थोड़ा जो है सैम, हमें लगता है सैम जो है ये उम्र की बात को ना दिल पे ले गई है। मेरे बात को आगे बढ़ाया, लेकिन ये भी इनको उम्र याद है। बिकॉज इसका रीजन ये है ना कि उसमें भी मैं ब्यूटी ब्लंडर ही आपको बता रही हूँ कि मोस्टली ये होता है कि मैं अपने लुक, लाइक
मैं ना मेरी जो लुक है ना वो चाइल्डिश सी है, आई डोंट नो व्हाई, नोबडी बिलीव कि मैं मदर भी हूँ। अच्छा, तो क्या होता है अच्छा ना, वैसे अगर सैम हम आपसे आपकी उम्र पूछना चाहें तो क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे? फॉर श्योर इट्स 1994। ओह, सो आई नेवर लाइक इट्स एवरीवेयर, आई नेवर हाइड। और लेकिन मैं अपना मेकओवर भी ऐसा अच्छा करती अभी हूँ भी कि मैं देखने थोड़ी बड़ी वाले लगूं। या कुछ लोग इसको सच मान रहे होंगे, कुछ लोग इसको झूठ मान रहे होंगे। ऑलराइट, सो फितरत है, नो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली इट इज लाइक दैट। और होता ये है कि मैं जानकर अपना हेयर स्टाइलिंग ऐसे करती हूँ, मुझे सब कहते हैं कि तुम्हारी लुक जो है तुम क्यों बड़ा दिखाती हो। मैं कहती हूँ मैं मदर हूँ, अब तो मुझे लगने दो बड़ा, मुझे लगना चाहिए। अच्छा ये यहाँ चीज पे मेरे ये साथ भी, प्रॉब्लम मैं है। कहती हूँ मुझे यार थोड़ा सा ना मैच्योर लुक मुझे चाहिए, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, लोग मुझे बच्ची कहते हैं। दैट्स द पॉइंट, यहाँ पे यही इशू है, मेरे साथ यही रहता है। मुझे सब कहते हैं ऐसा मेकअप नहीं करो, बड़ी लग रही हो। मैंने कहा मैं चाहती हूँ मैं बड़ी लगूं। एग्जैक्टली, अब जितना हैवी मेकअप करेंगे थोड़ा सा वो हाँ मेकओवर हेयर का कहेंगे ऐसे नहीं करना, बड़ी लग रही हो। मैंने कहा मुझे बड़ा लगने दो, मैं मदर ना हो यार, लेट इट बी। भाई नाज़रीन, सैम की एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बच्ची भी, कितने साल की है? शी इज 6 years old। 6 years old, 6 साल की बच्ची भी है, लेकिन कोई नहीं मानेगा कि सैम की एक बेटी भी है। और मैं कहती हूँ प्लीज माने, आई हैव अ डॉटर। माने, ये रिक्वेस्ट कर रही है उम्मी। ये वाहिद तो मेरे ख्याल से अभी तक ऐसी हमने खातून देखी होगी, अब मैं आपको खातून बोल रही हूँ, लड़की नहीं बोलूँगी, कि जो कह रही है भाई मानो मेरी एक बच्ची भी है। अच्छा उम्मी, उम्र की बात चल रही है, आपकी उम्र कितनी है? 1999। ओह, ये हमारी लड़की है। उम्मी सच बताया ना, देखो मैंने पहले कहा झूठ नहीं बोलती मैं बर्थडे कर लूं, मुझसे झूठ नहीं बोलना, नहीं, मुझसे मैंने कुछ झूठ नहीं नहीं छुपाना, और सच में बैठ के, सच सवेरा में बैठ के सच बोलना है। मैंने सच ही बोला यार। बस ऐसे मशकूक सवाल करने चाहिए ताकि अगर कहीं झूठ बोल भी रहे हो तो निकल आए। अच्छा शोबिज़ की बात हुई, शोबिज़ में आने से पहले, आने के बाद सॉरी, सबसे पहला जो ब्लंडर हुआ या झूठ हुआ या ऐसी कोई हैपनिंग हुई, वो क्या थी? झूठ यार, ये फील्ड में जो है ही सब कुछ फेक। मैं तो साफ मुंह पे कहती हूँ, है ही सारा फेक। बात ही खत्म की है कि ये तो सारे हैं ही ब्लंडरों से भरी पड़ी। तो इतने सारे, अब कोई एक क्या बताऊँ मैं? हाँ, कोई इंटरेस्टिंग सा कोई याद हो, इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं तुम्हारी चीजें देखती रहती हूँ ना, बड़ी एक मुझे मेरे साथ एक ही हुआ था वाकया कि किसी ने मुझे ना मैसेज किया था। आप डेली मैसेजेस जब इस फील्ड में आ जाते हो ना तो शूट्स के हवाले से मैसेज आता है, किस के बाद नंबर पहुंच जाता है। तो मेरी आदत थी, मेरा एक सर है राव, मैं उनसे पहले पूछती थी कि यार ये इंसान कौन है, इसका कौन है। अच्छा। तो उन्होंने ना मुझे अपने पेज वगैरह सारा सेंड किया, यार हुमी मैंने आपको ना शूट के लिए वो कहना ब्राइडल शूट है ये वो सारा। मैंने कहा अपने पेज वगैरह लिंक सेंड किया। मैंने कहा जरा इतना टाइम हो गया, मुझे खुद भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए, हर बात सर से नहीं पूछनी चाहिए। तो मैंने खैर उनसे सारा कुछ वो कर लिया। तो सुबह जब मैंने उनको कॉल किया, मैं कहा लोकेशन वगैरह क्या है सारा, तो कहते हैं आप इस जगह पे आ जाए। अच्छा बात ये है, पहले आप मुझसे मिले एक दफ़ा, मैंने आपसे मिलना है, मैंने देखना है कि आपकी बॉडी साइज वगैरह क्या वो सारा क्या है, मैं मुझे बता रही हूँ। अच्छा मैंने कहा बात सुनो, मैंने इतने शूट किए, मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं आई हूँ इस फील्ड में, फर्स्ट टाइम तो मेरा शूट नहीं है। और ये कौन, वहाँ से मुझे साफ पता लग गया कि झूठ वो शुक्र है मैं गई नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं गई होती, मैं ये इसलिए बता रही, कुछ लड़कियां ट्रस्ट कर लेती ना, तो करना नहीं चाहिए। हमेशा अपने पहले सीनियर से पूछो सारा। तो यहाँ पे सारे झूठे फ्रेबी धोखेबाज, मैं कहता हूँ सारी इधर है, इस फील्ड में ही है। यानी ये फील्ड तो धोखे से भरी पड़ी है। शाहरोज क्या कहेंगे आप? हुमी ने तो बात ही खत्म की कि ये फील्ड तो है ही धोखे वाली, यहाँ तो धोखे से भरे पड़े। आप एक्टर भी हैं, आप मॉडल भी हैं, आप सिंगर भी हैं, तो नहीं अगर आप होशियार हो, आप अपने माइंड से चलते हो तो इस फील्ड में चल सकते हो। ऐसे कोई मासूम इंसान नहीं चल सकता। जी शाहरुख, क्योंकि काफी हमें जो है मैं ना सबसे पहले ना तो आप कहने के ना ये कहना चाहूँगा कि हर फील्ड के अंदर अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं। तो जहाँ तक आप कहने के मुझे शोबिस का आइडिया है, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लेंगे मुझे ऐसे लोग अच्छा ऐसे नहीं मिले। ठीक है, इस पर मजीद बात करेंगे, ब्रेक की जानी पड़ने, ब्रेक के बाद हम आपसे जानेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आज शोबिस के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा महवी से सवाल करते हैं कि मीडिया की लाइफ कैसी है, इसमें क्या कुछ सहना पड़ता है, क्या ब्लंडर्स हो जाते हैं, क्या झूठ बोलना पड़ता है। मेरी बात तो आप लोग मानने वाले नहीं थे, तो इसलिए मैंने आज शोबिस के कुछ मीडिया इंडस्ट्री के कुछ लोगों को बुलाया। कुछ मॉडल, एक्ट्रेस, सिंगर्स, टिकटॉकर्स हमारे साथ मौजूद हैं। शरोज़ हमारे साथ हैं, सैम हमारे साथ है, हुमी हमारे साथ हैं, जिनसे हम जान रहे हैं कि ऐसे क्या ब्लंडर उनसे सरजर्द हुए हैं इस फील्ड में, इस काम में आने के बाद। अच्छा सैम, मैंने आपसे सवाल किया था, इस फील्ड में आने के बाद पहला ब्लंडर क्या हुआ था? मेरे से भी हुए हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये फील्ड, हर फील्ड एक अपना मकाम रखती है। yes, true. हर फील्ड के हम लोग सब मीडिया में ही हैं, आप भी मैं भी। हाँ। अब बात ये है ना कि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, जैसे शहरोज ने कहा। हाँ। हर जगह अच्छे बुरे हर लोग जगह, होते हर हैं। फील्ड में। लेकिन मैं अक्सर बात करती हूँ मीडिया पर, खुली किताब है। आई थिंक बाकी जो यू नो डिपार्टमेंट्स है या शोबे हैं बाकी, वहाँ पर फिर कुछ हाइड एंड सीक है। ये वाली जो फील्ड है ना, ये खुली है। वो मैंने कहा ना, खुली किताब है। एग्जैक्टली। इसमें आई थिंक आपको शार्प होना जरूरी है। यू नो हाउ टू हैंडल द कैमरा। लाइक आप कैमरा में हो, इतना अच्छा बोलते हो, आपको पता है अपने कैसे डील करना है, राइट? अब मैं हूँ, मुझे पता है मैंने कैसे रॉम्प वॉक करना है, मुझे पता है मैंने फैशन शोज कैसे करने हैं, मुझे पता है जिसका काम है वो उसी को बाखूबी तरीके से कर सकता है। अब मुझे अगर कोई कहे मैं बस मॉडलिंग करो, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उस तरह आपकी तरह वो कैट वॉक नहीं कर सकूंगी। तो अब बात ये है कि जैसे मैं सिंगिंग भी कर रही हूँ, लाइक मेरे 2-3 गाने भी रिलीज हो चुके हैं। मैं कुछ वेब सीरीज में भी काम किया, मैंने मल्टी टैलेंटेड ड्रामास में भी काम किया। तो अच्छा सैम, एक साथ इतने काम कैसे मैनेज कर लेती है यार? हम एक मॉर्निंग शो करते हैं, इस यही हमारी जिंदगी में काफी होता है, लेकिन आप मल्टी टैलेंटेड टास्क कैसे पूरे करती हो? आपका काम है रोज का, राइट? हाँ। हमारा ऐसा नहीं है। कभी कभी लाइक सम टाइम फैशन शोज हैं, तो मैं ना मैं समझती हूँ कि अगर आप रेगुलर रूटीन से नहीं है आपके, नहीं, ठीक है, मैं समझती हूँ अगर आपके अंदर एबिलिटी है, लाइक सिंगिंग का मुझे बचपन से शौक है, ठीक है, और फैशन का क्योंकि मेरे अंकल्स वगैरह यूके, फुप्पो वगैरह यूके में थी, तो वो कपड़े ही मेरे लिए ऐसे वहाँ से लेकर फंकी लेकर आते थे, तो मुझे ना वहीं से शौक लगा, शौक पिंकी और फंकी और ग्लैमर एंड मुझे लगता है अब ये शौक आपकी ना बेटी में भी आने वाला है, क्योंकि वो मम्मा को देखती है ना ऐसे बने सवरे कपड़ों में और ऐसे वॉक करते हुए। कटिंग करती है वो, पेपर लेकर स्कर्ट्स बनाती है, पैटर्न्स देती है। और अभी कुछ दिन पहले मेरा शूट था, तो जब मैं घर गई तो मैंने देखा उसके फोन में तो मेरी सारा शूट है, आधा शूट उसके फोन में है मेरा। मैंने कहा ज़ैनब ये क्या है? कहती है मम्मी ये मैंने शूट किया है। अच्छा। और कहती है रात को मम्मा मैं सोचती हूँ कि अब मेरे भी शूट्स आप करवाना स्टार्ट कर दें। That's really great, confidence, जबरदस्त। अच्छा सेम इस फील्ड में आते हैं, इस फील्ड का गेटअप थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर हम वैसे जिंदगी की बात करें, ठीक है, हम फैशन करते हैं, मॉडर्न रहते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, अपने आप को कैरी, वो जरा हट के होता है एक अपनी वो कैजुअल लाइफस्टाइल। बट जब इस फील्ड में आने की बात करते हैं, आपकी ड्रेसिंग, आपका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ बदल जाता है, इवन आपका पूरा मेकओवर बदल जाता है। तो जब आप स्टार्ट में आई थी, क्योंकि अब देखिए हर मेकअप आर्टिस्ट को नहीं पता होता आपके फीचर्स, फेस कैसा है, कैसा मेकअप सूट करेगा, तो ऐसा किसी ने मेकअप किया हो शो पे क्या आप खुद को देख के डर गई हो कि सैम ये मैं ही हूँ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फर्स्ट आपने कहा ना ब्लंडर, मेरे साथ ये हुआ कि मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं अपना हर जगह मेकअप भी खुद ही करती हूँ, मेरा अपना सैलून भी था। ये आपने मेकअप खुद किया? वाओ। हेयर भी मैंने खुद ही किया, थोड़ा टचअप मैंने करवाया। हुआ ये कि मुझे बिल्कुल भी फर्स्ट मेरा फैशन शो था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और मैंने ट्रस्ट कर लिया। इतना अच्छा मेकअप मैं खुद करती थी और मैं जाकर बैठ गई। अच्छा, सामने एक्सपीरियंस फैशन जो है, अच्छी मेकअप आर्टिस्ट होंगी। जब मैंने आप वाली बात, जब मैंने अपने आप को देखा तो मैंने कहा ये है कौन? ये कौन है? ये सैम तो नहीं हो सकती। मैं हूँ, मैं तो ऐसे दिखती नहीं हूँ। My God. To be very honest. उस शो की पिक्चर्स हैं आपके पास? I have the pictures. मैं शो के बाद देखूंगी, नाज़रीन को नहीं दिखाऊंगी। Why not? जरूर देखिएगा। तो उसको जब आज देखती हैं तो क्या सोचती हैं? मैंने कहा अब उसके बाद ये हुआ उसका रिएक्शन कि अब कहीं फैशन शो, टीवी प्रोग्राम्स, ड्रामा कुछ भी अब सैम ने खुद तैयार खुद करके जाती है। Very good. और हुआ ये लास्ट टाइम मेरे फैशन शो में कि उन्होंने कहा मेकअप हम करके देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं। और जब मैं फैशन शो पे गई तो मेरा मेकअप देख के उन्होंने कहा कि आपका मेकअप किसने किया है? मैंने कहा मैंने खुद किया है। उन्होंने मुझे भी दे दिया, कहा ये अब आप करेंगी सब मॉडल्स को मेकअप। जबरदस्त। और मैं एंड पे गई, मैं फैशन शो रैंप वॉक पे बिल्कुल एंड पे गई, क्योंकि मैं पीछे सबको मेकअप कर रही थी। माय गॉड। हुमी, जब आप इस शोबिज़ में आई, मॉडलिंग फील्ड में जब आई,
तो ऐसी हैपनिंग आपके साथ भी हुई? क्योंकि आपके माशाल्लाह फीचर्स बहुत खूबसूरत हैं, मैंने आपके शूट्स देखे हुए हैं, आपके डिफरेंट शोज़ में आपको देखा हुआ है, तो ऐसा कोई आपके साथ भी हैपनिंग हुई है कि आपको हुमी की जगह कुछ और बना दिया गया? अच्छा हाँ, मुझे सही बताऊँ मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ, अच्छा। मैं अभी भी ऐसे जल्दी जल्दी में खुद कर बस हल्की फुल्की लिपस्टिक लगा ली और मुझे नहीं आता, मुझे बिल्कुल नहीं आता। लेकिन ये है कि मैं जिस तरह अभी लगती हूँ ना, जब ब्राइडल शूट होते हैं या कोई मुझे तैयार करता है, मेरी शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ये नहीं कि मैं बुरी लगती हूँ अच्छी लगती है, मुझे नहीं पता है, मैं काम नहीं, मैं कहता बस करो शूट करके तुम लोग की पेज है, तुम लोग की मर्जी। हाँ, मुझे नहीं है, जरूर उनको पता होगा क्या करना, मैं बस ऐसे लेटती हूँ, जब पूरा हो जाता है स्टाइल वगैरह दे देती हूँ, बाद में पिक्चर्स एडिटिंग होकर प्यारी लग रही होती है। तो मैंने हाँ, लेकिन ये है कि नो टेंशन, लेकिन ये है कि यार मुझे ना वो इतना ज्यादा डोलता मुझे अपने आप से ना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, सही बात बताऊं। वो लाइट से जिस तरह में होती है मुझे वो अच्छा लगता है। लेकिन ये वो शूट्स वगैरह वो अपनी मर्जी से करते हैं, मैं कहता करते रहो। क्योंकि अक्सर मॉडल्स को देखा है ना कि वो रोक टोक कर रही होती है, मुझे लाइट आईब्रो चाहिए, डार्क आईब्रो चाहिए, लिपस्टिक अपने लिप्स के शेप में। अच्छा, आप लिप्स के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, बाकी मेकअप में कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। ठीक है, मजीद आपसे जानेंगे, ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद नाज़रीन और अपने मेहमानों से चटपटी बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आप इस वक्त देख रहे होंगे कि ये तमाम गेस्ट और होस्ट अपनी सीट से उठ के क्यों आ चुके हैं। जैसे मैंने बताया था कि आज मैं बर्थडे गर्ल हूँ, आज मेरी सालगिरह है। जैसे इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन रही, मेहमानों से इतनी खूबसूरत बातें हुई, यानी कि हमने उनके जो ब्लंडर्स थे, जो ब्यूटी ब्लंडर्स थे, वो हमने जाने। तो मुश्किल होता है ज़रा अपनी चीज़ों को खोलना, लेकिन हमने कोशिश की कि हम हमारे मेहमानों से जान सकें। अच्छा हुमी, अब मेरी जो कि बर्थडे केक कटिंग हम करेंगे, मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगी। आपकी सालगिरह के हवाले से बात कर लेती हूँ, कहीं और कहीं दूर नहीं जाते। सालगिरह आने वाली थी या आ चुकी थी या गुजर चुकी थी, इस दौरान कोई ब्लंडर हुआ? इस दौरान मेरे 1 नवंबर को गुजरे है, तो उसमें कोई ब्लंडर हुआ आपसे या आपके इर्द गिर्द के लोगों से? नहीं। खतरनाक नहीं? मुझे नहीं। क्या बात है यार, हाँ। मैं भूल जाती हूँ, मुझे नहीं पता था मैंने सुबह नाश्ते में किया कि सच में मुझे नहीं पता होता, मैं आगे सोचती हूँ। ये याद रहता कि नाश्ता क्या किया था, ये भी याद नहीं होता। बात सुना, मतलब मैं आगे सोचती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। ऐसी खातून होनी चाहिए जिसको कुछ याद ना मैं अच्छी चीजें याद रखती हूँ, अच्छी यादें, पुरानी बातों को भूल जाती हूँ। सच में मैं याद नहीं, कुछ मुझे टेंशन होती है, टेंशन जब होती है तो फिर मैं आगे काम नहीं कर पाती। ऐसी लड़की होनी चाहिए। सैम, हुमी को अपने कोई ब्लंडर याद नहीं रहते, और मैं कहती हूँ ऐसे जो औरत, लड़की, बच्ची, खातून होती है वो हमेशा खुश रहती है, क्योंकि उसे अपने ब्लंडर याद ही नहीं रहते। और हम जैसे बैठ जाते हैं, मुझसे ये गलती हो गई है, अब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, है ना? बिल्कुल, सबसे बड़ा स्ट्रेस का कॉज ही होता है जो हम लोग सोच कर बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, बैठ नहीं जाते, फिर उस पर सोचते हैं ये मैं इस बंदे के सामने जाऊंगा तो ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं कैसे उसको फेस करूंगा। और एक मैंने ना किसी का कुछ कोई बंदा कह रहा था इसी तरह बैठकर कुछ कन्वर्सेशन हो रही थी, तो कहते यार अगर हम भी ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। हाँ, राइट, ये बात अगर हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो फिर लोग क्या सोचेंगे, उनके पास सोचने के लिए क्या रहेगा। तो ये चीजें उनके पास रहने दे सोचने के लिए, और जस्ट ग्रो एंड जस्ट बी आगे बढ़े। अच्छा, बर्थडे की बात की, अभी हम अपना केक कट करेंगे जो कि मेरी सालगिरह का है। बर्थडे की बात की, आपको अपने बर्थडे के दिन का कोई इंटरेस्टिंग वाकया याद हो, या टाइम पे सेलिब्रेट ना हो, या उस तरह सेलिब्रेट ना की गई जैसे आप चाहती? अच्छा, बर्थडे से मुझे याद आया कि मैं अगेन मेरा तो ब्लंडर छोड़ दे, ज़ैनब का बताती हूँ। ज़ैनब ने क्या किया, मम्मा जी अपना ब्लंडर नहीं बताने वाली बच्ची प्यारी है कि उसने कोई ब्लंडर उसने क्या किया, उसने लिया कपकेक, उसके ऊपर लिखा लॉलीपॉप, कहती है मम्मा हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी उसने केक और कैंडल बनाया लॉलीपॉप का, और ले कहती है मम्मा हैप्पी बर्थडे टू यू। ऑलराइट, चलें जी, अब मेरा हैप्पी बर्थडे है, सो अब हम केक काटते हैं, क्योंकि नाज़रीन ये एक बहुत ही खुशी का दिन होता है। और आज मेरे लिए स्पेशली खुशी का दिन ये है कि सच सवेरा की टीम की जानिब से, सच टीवी के मैनेजमेंट की जानिब से, कि हमारे लाइव मॉर्निंग शो में मेरी केक कटिंग सेरेमनी हो रही है। सो मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है जी। सो मैं चाहूँगी कि आप हैप्पी बर्थडे मुझे विश कर दें ताकि मैं जल्दी से अपना केक कट कर सकूँ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऑलराइट, थैंक
थैंक यू सो मच। ये मैं बाद में आप लोगों को खिला दूंगी। थैंक यू। कितने साल की हो गई आप? मैं हो गई 26-27 साल की हो गई होंगी। हम बताते नॉर्मली क्या करते हैं, केक उठा के सारा मुंह पे लगाते हैं, अब हम ये नहीं लगा सकते क्योंकि एग्जैक्टली अब करेगी ये कुछ करेगी लाइव ये कुछ ये पहले से हमें मुझे आगाह कर रही है कि ये कोई ब्लंडर करने वाली है। सो नाज़रीन मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच हुमी, आपने ज्वाइन किया। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, हजारों साल जियो, खुश रहो। थैंक यू सो मच शरोज, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा खुश रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन ये अक्सर हम मॉर्निंग शो की बात करते हैं, देखिए ये जो हम कुछ टाइम आप लोगों के साथ होते हैं, ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं। देखिए ज़िंदगी में टेंशनें बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं बहुत ज़्यादा हैं, आप इन प्रॉब्लम्स को भूल जाएं नाज़रीन। ज़िंदगी है एक बार मिली है, इस ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें, हर दिन सेलिब्रेट करें, किसी सेलिब्रेशन का इंतज़ार नहीं करें कि कोई मौका आएगा तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सो आपका जो दिन है वो आपकी जो लाइफ है खुशियों से भर जाएगी। सो इसी आज की मीठी मॉर्निंग के साथ, मीठी सुबह के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर आएंगे एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखना है बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।